पहले, जो शीट दिख रही है सामने। आंसर मिल गए थे इसके। इसका पहला। यस सर। ऑप्टिकल फाइबर में गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। देखो गीगाहर्ट्ज किस में है, समझ गए ना? ये पता होनी चाहिए ना ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ नहीं। पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या दिया इसका फर्स्ट का? शायद बॉम्बे दिया है। बॉम्बे बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे। पीछे मिल जाएगा, है ना, इसी में तो आंसर है। नीचे है। नहीं, फर्स्ट का बॉम्बे। हाँ, गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। एग्जैक्ट कुछ रेंज होती है, कुछ 1200 से समथिंग, पता नहीं कितना। इसको याद ही रखना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने तो 10 नेट पे पे देखा 14 था, से 10 पे 15। उन्होंने 2-3 स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखी थी, पता नहीं। हाँ, वो ये ऑर्डर है। तो उसमें शायद 2 आ गई थी, उन्होंने कुछ एक 900 के आसपास दी थी और एक 1500 के आसपास दी थी ऑप्टिकल फाइबर की। दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये बात तो सही। 3 तरह के हैं एक्चुअली। 850 नैनोमीटर, हाँ 3 दे रखे थे। 1310 नैनोमीटर, 1550। एक मिनट, वैसे भी एक मिनट, मैं ये क्यों रेंज ऐसे गीगाहर्ट्ज क्यों कह रहा हूँ? सर जो मेरे पास सुनो, एक मिनट। ऑप्टिकल फाइबर है तो विजिबल लाइट के आसपास होगा। हाँ सर। हाँ लेकिन वेवलेंथ विजिबल लाइट से इसकी होती ज्यादा है। ये देखो, ये 8500 एंगस्ट्रॉन है। अब बताओ, कभी तुमने ऑप्टिकल आउट देखा है? ऑप्टिकल आउट सीडी प्लेयर के पीछे होता है, या म्यूजिक सिस्टम, लेजर होता है और रेड कलर की रेजर, ऐसा होता है। ऑप्टिकल आउट अगर किसी टीवी या उसके पीछे देखो ना, ऑडियो सिस्टम के पीछे, तो डिजिटल आउट होता है, उसमें रेड कलर की लेजर का आउटपुट होता है। तो देखो इस ऑर्डर का कलर है। जनरल नॉलेज वाली चीज ऐसी की बात है। ये 3 फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। तो फिर बॉम्बे दिल्ली में से कैसे डिसाइड करते हैं हम? क्या? बॉम्बे दिल्ली में से अच्छा क्वेश्चन है, बॉम्बे दिल्ली दिया होगा ना। हाँ सही लिखा होगा ना एनसीईआरटी का नाम, इसलिए पूछा है। पता नहीं एनसीईआरटी में या मुझे नहीं लगता है। दिया। अरे मेंस है यार, ये कुछ भी पूछ लेते। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती तभी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर की। चलो 1500 तो पक्का है। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बताओ इस। तो ये तो हमने याद कर लिया। 1 से 5 कोई दिक्कत? नहीं सर। 7 से 11? 10th? हाँ 6th वाला भी। 6th वाला भी बता। 6, ओके। 6 वंस अगेन, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। हाँ देखो, ऑप्टिकल फाइबर तो इंफ्रारेड लाइट के आसपास हो गया, मोबाइल फोन रेडियो वेव्स हो गया, सोनार अल्ट्रासाउंड हो गया। सोनार पता है? इसी से निकल आया। हाँ रडार माइक्रोवेव मैंने याद करवाया था। और ऑप्टिकल फाइबर हमने अभी देखा 8000 एंगस्ट्रॉन से 15000 एंगस्ट्रॉन हो रहा था, और ये सभी इंफ्रारेड की रेंज है। ठीक है। मोबाइल में रेडियो वेव्स होती है? मोबाइल का इसी को तो रेडियो वेव कहते हैं, और क्या है। रेडियो वेव बहुत बड़ी रेंज है, पूरा टेलीकम्युनिकेशन। अब इसमें एफएम, एएम, टीवी, एफएम, वो क्या है, वाईफाई, ब्लूटूथ, सब कुछ रेडियो, इन सभी को मिलके रेडियो वेव्स कहते हैं। वाईफाई तो सर वो गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर में आता था ना उसका। अरे तो देखो, इंफ्रारेड के बाद वाईफाई, वो रेडियो वेव्स आ जाएगा ना। अच्छा। माइक्रोवेव फिर रेडियो वेव, ये आएगा। हाँ ये तो पढ़ा है ना। हाँ हाँ, ये तो पढ़ा है। रडार में भी तो कर सकते। तो माइक्रोवेव है ना रडार तो, और ये सब रेडियो वेव है। इन्हीं में आ गया आपका एएम, एफएम, टीवी, मोबाइल, वाईफाई। तो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज आ गया। मोबाइल एंड वाईफाई एक ही सिग्नल है लगभग। टीवी में हम आईआर रिमोट की बात कर रहे हैं ना? नहीं, टीवी में टीवी के वीडियो सिग्नल।
वो तो आईआर इधर है, वो तो एक अलग चीज है ना। ये माइक्रोवेव हमारा माइक्रोवेव हो गया जो रडार में यूज हो रहा है, इंफ्रारेड ऑप्टिकल फाइबर में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये रफ याद रखना है ना, ये तैयार कर लो। सर फोर्थ क्वेश्चन मुझे ट्रांस पूछना था मैच नहीं हो रहा ना फिर सिक्स का? किसका? सिक्स का सिक्स का मोबाइल फोन का रेडियो वेव, सोनार का आया था पी, रडार का आया था माइक्रोवेव, इसका आया था क्यू। तो क्यू आर पी एस है, रडार और मोबाइल फोन का उल्टा दिया रखा है। नहीं गलत दिया, रडार का माइक्रोवेव ये पक्का। क्यू आर पी एस ये आंसर, चेन्नई में उल्टे दे रखा है। ये आंसर है क्यू आर पी एस। ठीक है, तो जो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नोट्स बनाए इनमें यूजेस में अपडेट कर लेना चाहो तो ये रेंज अपडेट कर लेना उसमें, बस तुम्हें जो मैंने लिखवाया होगा इंफ्रारेड माइक्रोवेव का तो रडार लिखवाया होगा। अब इंफ्रारेड में ऑप्टिकल फाइबर छाप लेना और रेडियो वेव में ये 3 रेंज, और इनकी रेंज तुम्हें रफ ऑर्डर याद रखना है कि किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, जैसे ये 32-800 मेगा हर्ट्ज के करीबन है। ये किलो हर्ट्ज टू फ्यू मेगा हर्ट्ज है एएम। चलो तो ये अपडेट कर लेना आपने उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 10 और कौन सा 10 आंसर नहीं आ रहा था। 10th एक मिनट। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एएम विच इज 10% ऑफ कैरियर वेव। तो एएम की फ्रीक्वेंसी हो गई 2500 किलोहर्ट्ज, 250 किलोहर्ट्ज, और वो हो गई कितनी 2500, तो प्लस 250 माइनस 250 यही हो गई रेंज। तो 2250 से 2750 इसके बीच में आ गई। ये हमारा हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का रेंज। अब हम चाहते हैं इंटरफियर ना करे, तो इस रेंज के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो इसका 10% जोड़ो, तो 1800 से 2220 यही आया 2200। इसका 10% करो तो इसका 10% लगभग 2000 से 2500, लेकिन यहां ओवरलैपिंग हो गई। देखो सर ये समझ नहीं आया क्या कर रहा है, क्या किया क्वेश्चन में क्या पूछे? बैंडविड्थ नहीं बताई थी मैंने कि ये F1 से F2 के बीच में ये बैंडविड्थ है, तो अगला जो सिग्नल दोगे वो F1 डैश से F2 डैश ऐसे देना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे दे दिया तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक साथ दो सिग्नल ट्यून हो जाएंगे। तो देखो गिवन सिग्नल क्या है ये, तो ये समझ में आया। ये तो इसकी 2 वैल्यूज कैसे निकाली हमने। वो प्लस माइनस आ जाता है। ये आया 2250 से लेके 2500 के 2750 के बीच में, ये इसकी रेंज आ गई, ये इसकी। तो अगला जो सिग्नल बनाओगे वो इसके बाहर ही होना चाहिए। तो पहला हमने बनाया तो वो आया 2000 से 1800, तो ये तो बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब ये अलाउड है पहला सिग्नल। लेकिन दूसरा जब आप बनाओगे तो इसकी रेंज आएगी 2250 में, इसका 10% जोड़ो और 10% घटा दो, तो ये यहां कहीं आ जाएगा, आएगा। तो ओवरलैप कर जाएगा कुछ पोर्शन, तो अपन ये बॉम्बे उड़ा देंगे। 2900 में बनाओ, 2900 का 10% कम करो तो ये 2900 वाला ऐसे ये भी ओवरलैप कर रहा है। 2900 में 10% घटाओ तो लगभग 300 घटेगा 2600, और 2600 तो इसके अंदर आ गया ना। 2750 भी गड़बड़ हो गया, इसमें भी प्लस माइनस 10% करने पे इसके अंदर आ गया है, ये भी गड़बड़ हो गया। सिर्फ आगरा आंसर है। मतलब सर जो उन्होंने पूछा है दूसरी वाली में, उसमें भी 10% का ही है करियर में। हाँ ये एज्यूम करना। ये कैसे पता चला कि मैंने तो उनको प्लस माइनस 250 मान के चला था। नहीं हाँ, तो 250 भी मानो तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी नहीं पढ़ रहा, बट सर कभी पढ़ गया तो नहीं, वो फिर लिखेंगे आप, चाहे इसमें क्या, चाहे 250 मानो चाहे 10% मानो, अकेला आगरा ही आंसर आ रहा है। ठीक है। सर एक फोर्थ क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि वो एंटीना लिखते समय और टावर हाइट लिखते समय काफी स्पेसिफिक होंगे ना क्वेश्चंस में वो लोग। देखो जब भी हाइट ऑफ एंटीना पूछी है मतलब ग्राउंड से उसके टिप की हाइट पूछी है। हाइट ऑफ एंटीना मतलब ये
√2RH इज इक्वल टू रेंज। इससे निकलेगा साइज ऑफ एंटीना, अगर पूछा है साइज ऑफ एंटीना वो λ/4। हाइट टर्म है, मतलब वो यही सब पूछा गया है कि किस हाइट पे लोकेट करना चाहिए, क्योंकि खुद की साइज तो निग्लेक्ट ही हो गई है, मेन हाइट तो यही है, ये भी अप्रॉक्स h है जी ठीक है। क्योंकि ऐसे सोचो ना, हम मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के भेज रहे हैं, तो इनमें साइज आ रही थी हमारी सेंटीमीटर के ऑर्डर की, जो हम इसको रख रहे हैं वो तो मीटर्स के ऑर्डर का रख रहे हैं, 200-250 मीटर इतना हाई। तो ये जोड़ो या ना जोड़ो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके चलो और 10वें के बाद इस पेज पे हो गए। यस सर। जी सर। चलो 13 से लेके 16 क्या आगे तो सारे हो गए। 13 से 16 हो गए। हाँ सर। 20 से ऐसे 15 तारीख को बॉम्बे आ गया 15th का हाँ 10 की पावर power communication carrier frequency 10%, how many telephonic channels can be transmitted if each channel requires 5 hertz, ठीक है। तो 10 गीगा हर्ट्ज का 10%, 0.1 बाय 5 किलो हर्ट्ज। नहीं आ रहे इससे आंसर, इसका 0.1% भी तो लेना है ऊपर, ठीक है। सर मुझे ये पूछना था कि बैंडविड्थ जो होता है वो भी अपना बैंडविड्थ ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक्स, इनको बैंडविड्थ कहते हैं। तो रेंज क्या हुआ? तो ये 5 किलो हर्ट्ज है, ये टोटल लेंथ को एक डब्बे से डिवाइड कर दो। टोटल अवेलेबल लेंथ कितनी है? 10 गीगाहर्ट्ज इन 2.1, 1 गीगाहर्ट्ज टोटल अवेलेबल है, इसको 5 किलो हर्ट्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है सर। ये तो 6 के ऑर्डर का आया ना, 2 × 10 पे 5 आया ना। हाँ चेन्नई है चेन्नई है, हाँ चेन्नई है। ठीक है, समझ गए ना क्या है। यस सर ये जो स्पेक्ट्रम है यही 10 गीगाहर्ट्ज है। हाँ स्पेक्ट्रम ये था, अवेलेबल स्पेक्ट्रम इसका 10% है, यही है स्पेक्ट्रम। मतलब एक चैनल 5 किलो हर्ट्ज का रेंज। ऐसे कितने चैनल बना सकते हो इंडिपेंडेंट चैनल? आंसर आ गया। मतलब 0 से 10 गीगाहर्ट्ज तक अरे हमारे पास सीधा अवेलेबल ऐसा था। है, तुम्हारे पास तुमने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट है 20/100 का, तुम्हें घर बनाने हैं 20/5 की, कितने ज्यादा से ज्यादा घर बना सकते हो? तो क्या करते, वो नॉन ओवरलैपिंग घर होंगे ना। बस हो गया। स्पेक्ट्रम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? बैंडविड्थ ही है, अवेलेबल बैंडविड्थ, ओके। टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ, ये मानो स्पेक्ट्रम का मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज। चलो 16 के बाद 20 से 22 हो गए थे। सर 17 वाले में डाउट था। 17 पे आ रहा हूँ। चलो 17 amplitude of is made to vary in proportional to हाँ amplitude of high frequency is made to vary in proportional to amplitude of audio signal। AM वेव है ना, आगरा तो सही है, फ्रीक्वेंसी बॉम्बे गलत है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड गलत है, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई यही तो है, एम्पलीट्यूड ही तो बदलेंगे, बाकी मैं कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बदलेंगे। आंसर गलत दिया था पीछे तो दिल्ली वाला ओके आंसर गलत दिया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी लिखना चाहिए ना वर्ड, फ्रीक्वेंसी बदलते हैं ना। हाँ ठीक है ना हाँ। तो आगरा किला। चलो 18 19 18 19 हो गए। जी सर। चलो इधर 23 24 आ रहे हैं। सर 20th में डाउट 22 का कौन सा? 20 Which of the following we need modulation to increase selectivity, to reduce time lag between transmission and reception of, to reduce size of antenna, to reduce fractional bandwidth। तो सही है ना? क्या चीज मेरे को समझ में नहीं आया। आगरा चेन्नई दिल्ली। एक मिनट, नॉट करेक्ट है। ओके बॉम्बे वाला तो बॉम्बे टाइम लैग से क्या लेना देना, टाइम वो तो सी की स्पीड से ही जाएगा यार, वो स्पीड थोड़ी बदल लोगे तुम। सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है? सिलेक्टिविटी का मतलब बैंडविड्थ बदलना है। देखो बताता हूँ, जैसे ऑडियो की रेंज क्या है,
मान लो डेली लाइफ में 1000 हर्ट्ज से मान लो 12000 हर्ट्ज तक, ये है। हाँ सर। अब मान लो हमें बैंडविड्थ चाहिए होती 100 हर्ट्ज पे, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये साउंड डिफरेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल कितने बनते? 110 चैनल बनते। हाँ। आ रहा है समझ? लेकिन अगर हम इसको ट्रांसफर करते 1 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में, और अब 100 हर्ट्ज से डिवाइड करो तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। बस यही है कि ये रेंज हम बढ़ा देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूजर्स हम बढ़ा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये फायदा दी कि जब बैंडविड्थ से डिवाइड करोगे तो आप ज्यादा यूजर्स को वो सप्लाई कर पाओगे। ठीक वही है कि 1 एकड़ में कितने घर बनेंगे, और अगर 100 एकड़ जमीन ले लो तो ज्यादा घर बन जाएंगे। ज्यादा बन जाएंगे। हाँ ठीक है, घर की साइज बैंडविड्थ हो गई कि कितनी रखनी है आपको, कम से कम ऊपर अवेलेबल बैंडविड्थ हो गई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये फायदा भी है। इसी वजह से 3G 4G ये, अरे तभी तो नए यूजर की जरूरत पड़ रही है। जैसे क्या हुआ कि पहले था 2G, कंपनियां क्यों इंटरेस्ट ले रही हैं? कंपनियां इसलिए थोड़ी दे रही हैं कि सब पब्लिक को ज्यादा स्पीड मिलेगी, ज्यादा पब्लिक जुड़ जाएगी। जैसे 4G 5G है, अब यहाँ क्या बैंडविड्थ खत्म हो गई, अब नए यूजर फिर भी बढ़ा रहे हैं, तो नए यूजर कैसे बढ़ाएंगे? वो फ्रीक्वेंसी की रेंज ही बढ़ा दो। ठीक है सर, बट यूजेबल फॉर्म में लेके आने के लिए हमें वापस मेगाहर्ट्ज को किलोहर्ट्ज में लाना भी तो पड़ेगा। वो तो एक मशीन लगनी है, क्या दिक्कत है उसमें? ओके सर, डेली ऑप्शन क्या है? डेली ऑप्शन गलत है मतलब? नहीं, डेली ऑप्शन क्या है? ये सही क्यों है? यही तो वो है, ये फ्रैक्शनल बैंडविड्थ ओमेगा सी बाय ओमेगा मैसेज बाय ओमेगा कैरियर। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैसेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, या बैंडविड्थ क्या है? इससे एक्चुअली ये थोड़ा ओमेगा मैसेज बाय ओमेगा कैरियर ये पूछा है। ये जितना स्मॉल होता है उतना लेस नॉइसी सिग्नल होता है। ऐसा क्यों? वो अब होता है ऐसे, कुछ नहीं कर सकते। ओके। वो वही है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से छोटा क्यों रखते हैं, उसकी वजह, या ओमेगा एम इज वेरी वेरी मच लिसन। ये अगर ये कभी आ जाए तो इन दोनों का ही है टू रिड्यूस नॉइस। ठीक है ओके सर। चलो 22 वाले में स्केलिंग देखनी है। नहीं, स्केलिंग से मतलब नहीं है, जो ऊपर है वो 1 है, जो नीचे है वो 0 है। नहीं, वो 0 कहाँ तक है एक्स में? अरे ये ऐसे ऐसे और और वाला बन गया है। और क्यों बना? झिला नहीं। आउटपुट क्या है इसमें? आउटपुट क्या है? एक्स आउटपुट है और एबीसीडी इनपुट है। एबीसीडी 4 इनपुट है। ओके, कोई एक ही कैसे बन हो रहा सोचेंगे? तो सारा बन हो रहा है। वो तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये 1 मिनट, समझ गया क्या था ये। ओरिजिनल क्वेश्चन में ग्राफ आया होगा ऐसा, एक दूसरे के नीचे बने होंगे, वही से समझ गया ना? तो समझ में आ रहा होगा। और इसमें अगल बगल में कर दिए तो पता नहीं चल रहा है। वो तो तब तक पता है, इसमें ये समझ में आ जाएगा रे, ये नहीं आ जाएगा समझ में? नहीं, इससे तो आ जाएगा, पर इसमें भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि सी और एक्स हो तो तब भी कंपेयर कर सकते हैं ना। तो भी गलत वो तो देखो, ये 0 0 0 0 पे आउटपुट 0 है, यहाँ देख लो। लास्ट में आउटपुट चेक कर लो, ये 0 0 1 1, इस पे आउटपुट चेक कर लो। ठीक है सर, सेकंड ब्लॉक का जब आप चेक करेंगे ना तो वो और का नहीं बन रहा। अरे कहाँ से सेकंड ब्लॉक का? लेफ्ट साइड से सेकंड, मतलब जो सेकंड सिग्नल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सेकंड सिग्नल यहाँ है कि कहाँ है। तो वही थोड़ा मतलब वही स्केल नहीं पता चल रहा ना, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए थे। ठीक है सर, एक गेट में 4 इनपुट कैसे भेज दिए एक ही गेट साथ में? हाँ, एक गेट में 4 इनपुट। लो पहुंच गए 4। एक ही गेट ना, लेकिन तो अरे ये A+B है, ये CD, ये C+D, C+D। इसको एक डब्बे में बंद कर दो, इसको एक नया गेट बोल दो। नया गेट बन गया। आ गया समझ में? आना चाहिए था। हाँ, हो गया नया गेट। ओके। गेट्स की वजह से अपन डिजिटल सिग्नल कैसे बनाते हैं? वो अब छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखोगे कि गेट की वजह से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब कैसे होता है।
अभी तो अपन सर एक बार क्या नंबर है 23 हो गया सर 19 है क्या 23 24 हो गए जी सर। चलो 19 में इसका तो कोई रेंज शायद है नहीं विच इट कैन डिटेक्ट, सीधे इसी से करना है वही √2 वाले फॉर्मूले से आप बस, बाकी का तो रोल ही नहीं है। पावर क्यों दिए बस टाइम पर तुम्हें परेशान करने के लिए, और तुम हो गए। ठीक है मिशन अकम्प्लिश्ड। काफी क्वेश्चन सर हो रहा है सर। ओके सर ठीक है हाँ। सीधे लगा के देख लो, आंसर मैच कर गया, खत्म करो बात को। 25 का सब मैच नहीं किया था, 1/17 का था। सही है सही है। उससे 6 भी गायब है। 6 मिसिंग है उसमें यार। 6 मिसिंग है उसमें। 6 कैसे पता 6 मिसिंग? 6 तक दिख रही है दिख रहा है वो 1/17 ऑप्शन में नहीं था इसलिए दिख गया। ओके ओके हाँ समझ गया। ओके 6 भी है इसमें। मैंने 6 भी नहीं नहीं है। लिया था। नीचे P 5 P क्या 7 P दे दिया 6 P 5 की बात। वो सम ऑफ परसेंटेज लगा दिया ना उसमें। हाँ इसमें 6 मिसिंग था। परेशान करने के लिए। नहीं 6 कहाँ मिसिंग है? ये P है P2 P है ना 4P probability। 5P के बाद 6P आएगा, वो है नहीं 5P के बाद 6P आएगा, प्रोबेबिलिटी दी है ना, मिसिंग है तो फिर 6 आएगा फिर सर 6P की नहीं आएगा 6P मतलब है नहीं ना, तो वो नहीं सर सम में वो उसमें क्या है, माइनस करना उसमें 1 पड़ेगा, 2 3 सम में वो कंसेक्यूटिव माइनस करना लिखे थे पड़ेगा। 12 तक, तो उसमें मैंने 12 का NN सम कर to दिया। नहीं, ये डेटा सही आंसर आ रहा है ना इससे। आगरा आ रहा है। आगरा आ रहा है, 6P माइनस करना भूल गए हम। ओके ओके, तुम लोगों ने सीधा वो सम N कर into दिया। N हाँ plus भाई one। है हाँ n into n plus 1/2 कर दिया। ओके हाँ ये कह रहे थे। ठीक है आगरा आ 26 गया कहना क्या चाहता है? 26 क्या कहना चाहता है मैं बताता हूँ। देखो एक नए तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम ये पक्का तुम पढ़ चुके हो। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम समझाता हूँ क्या है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x है, देखो n क्या है, एक मिनट पहले मैं n डिफाइन कर दूं। n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल, ठीक है। तो ऑब्वियसली q है 1 - p फेल्योर। अब अगर मैं x डिफाइन करूं तो ये होता नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। अगर मैं ये डिफाइन करता तो अब मेरा x की वैल्यू क्या हो जाती? x की वैल्यू 0 1 2 r n, यहां तक जाता। x = 0 का आंसर है q टू दी पावर n, x = n का आंसर है p टू दी पावर n, x = r का NCR p टू दी पावर n, q टू दी पावर r। ये होता, याद आया? हाँ पक्का? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। मतलब ये ठीक वही है जैसे कि हमने एक कॉइन को 15 बार उछाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स? तो ये x = 3 की बात कर रहे हैं, 15c3 और 1/2 टू दी पावर 3, 1 - 1/2 टू दी पावर 12। वही एक केस का इसीलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो नहीं कर पुलिसमैन ने गोली मारी कि कम 3 गोलियां लग जाएं, 4 गोलियां लग जाएं एटसेट्रा, वही तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्वेश्चंस बने इंडिपेंडेंट ट्रायल है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है। तो अब अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालते तो x px ये 0 1 2 r n, तो ये p टू दी पावर q टू दी पावर n, p टू दी पावर n, और r का आंसर NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n - r, ठीक है। अब इसका हम मीन निकालते x बार, तो सिग्मा xi प्रोबेबिलिटी ऑफ xi अपॉन सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, तो xi की वैल्यू r p टू दी पावर r, क्लियर? नीचे तो 1 बनेगा, याद आया? हाँ n/r कॉमन ले लो इसमें से,
n बाय r बाहर निकाल लो, तो n r कट जाएगा। कुछ याद आ रहा है? पी बाहर ले लेंगे, p बाहर लिया, p पे r माइनस 1, ले लिया, p बाहर ले लें, एक q भी बाहर ले लें, या p बाहर ले लो नहीं। बस, ठीक है ना? चलो ये बना, ये एन पी, ये p प्लस क्यू पे n माइनस 1 लिखा है। हाँ देखो मैं एन पी लिख सकता हूँ, हाँ सर, p प्लस क्यू 1 है, ये इस बात समझ में आई? तो मीन इसका सीधे p और n और p के प्रोडक्ट को मीन कहते हैं। मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर n और p का प्रोडक्ट आ जाएगा। ले मारो स्क्रीनशॉट, याद कर लें। नहीं हाँ हाँ अभी बोलूंगा मैं, याद कर लो, अभी नहीं बोल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए है ना? ठीक है, अब मुझे वेरिएंस चाहिए। और वेरिएंस के लिए एक्स आई का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हाँ ये वेरिएंस नहीं है, हम तो बस स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इसका स्क्वायर निकालते तो एक्स आई आर पे स्क्वायर जाता, तो इसमें से एन एन माइनस 1 कॉमन निकलेगा। इंटीग्रेशन सोच पा रहे हो? एन के साथ एक एन माइनस 1 भी बाहर निकालेंगे, फिर एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 आर माइनस 2 पी स्क्वायर। कुछ याद आया यहाँ? जी सर। हाँ सर। और ये सॉल्व करने पे बनेगा एन एन माइनस 1 पी स्क्वायर। सर एक और टर्म भी तो आ एक जाएगा और टर्म ना, आएगा ना प्लस में, माइनस r माइनस 1 प्लस 1 करने पे। क्या? r माइनस 1 प्लस 1 ओके, करने आर पे माइनस एक 1 और। प्लस 1 करेंगे। हाँ ठीक ठीक, सॉरी, हाँ छोड़ो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कौन करे, तुम खुद कर लेना। तो माइनस सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई, या एक्स बार का होल स्क्वायर, कौन पूरा लिखे? एक्स बार तो हम निकाल चुके हैं ना, ये बनता वेरिएंस। और ये सॉल्व करने पे एन पी क्यू आ जाता है, ये सॉल्व करने पे एन पी क्यू आ जाता है। तो इसका मीन एन पी होता है और वेरिएंस एन पी क्यू होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका अंडर रूट होगा। ये आता है इसका आंसर सीधे। फिर से ले लो स्क्रीनशॉट। मतलब एक स्पेशल केस का रिजल्ट है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में? बता रहा हूँ। अब तुम्हें क्या करना है कि ऐसा लिखा होता कि एक पुलिसमैन फायर्स 20 टाइम्स, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट अगर दी होती इसकी 2/3, फाइन। पहला जैसे पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस या एटलीस्ट वंस, जो भी करते या ट्वाइस करते, तो क्या करते? 1 माइनस नो हिट, माइनस 1 हिट अगर एटलीस्ट ट्वाइस लिखा होता तो। ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन हो गए। नो हिट मतलब 1/3 पे n, 1 हिट मतलब nc1, 1/3 पे n माइनस 1, n-3, 2/3। हाँ आ गया समझ में? अब इसी में पूछा होता एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स या इसका मीन एक ही चीज है। और ये बना था np, n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है? एक ट्रायल पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। आया समझ? तीसरा पूछा होता वेरिएंस इसका, वेरिएंस ऑफ x वेयर x इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो सिंपली npq 20 2/3 1/3। हो गया प्रूफ? हाँ सर आ गया। हाँ हाँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन की वैरायटी ऐसी होती कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है? तो अब जैसे दे देंगे मतलब 4 एंड 8/3 रिस्पेक्टिवली, फाइन, ठीक है?
अब पूछा होता एन पी क्यू एक्सेट्रा कुछ भी, तो एन पी की वैल्यू कितनी दी है 4, एन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 8/3, क्यू आ गया 2/3, पी आ गया 1/3, एन आ गया 12। कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया समझ में? सीधे ऐसा क्वेश्चन आता है। तो नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है, फेल्योर 2/3 है। अब पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो सिंपली NC3 P पे 3 Q पे 9 N की वैल्यू 12। अपन को तो NP का प्रोडक्ट पता चलेगा ना यहाँ से। तो P प्लस Q की वैल्यू 1 है ना, ये भी तो हमें पता है। डिवाइड किया Q निकल आया, P प्लस Q1 है, उससे P निकल आया, उससे P निकल आया, उससे N निकल आया। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टर्म लिखा होगा, है ना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक, अब आ जाए हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। देखो टर्म लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मीन और अच्छा वो हो जाएगा, मीन और वेरिएंस दोनों ही दे दी। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया। ओके, एनपी की वैल्यू 8 है, एनपी क्यू की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू 1/2, पी की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 16। अब x लेस देन और इक्वल टू 2 लिखा है, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 कितना बनता 16C0 1/2 पे 16 बनता 16C1 1/2 पे फिर से 16, 15 और वो 16 ही बन जाएगा। 16C2 1/2 पे 14 और 2 ये भी 16 ही बन जाएगा। इसकी वैल्यू k/2 पे 16 है। तो सिंपली 16C0 प्लस 16C1 प्लस 16C2 ही पूछा है। 1 प्लस 16 प्लस 120 137 आ गया। ठीक है, तो इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। अब बताओ 27, 28, 29, 30। 28 आ तो गया था, बट कैलकुलेटर चाहिए पड़ा था बाइनोमियल से। हो जाता है। नहीं हो गया, नहीं हो गया था। ओके, देखते हैं। मीन है सिग्मा xi इज इक्वल टू 10n। 20 ऑब्जर्वेशन दे रखा है। ओके, तो सिग्मा xi मिल गया 200। सिग्मा xi स्क्वायर बाय 20 माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो सिग्मा xi का 4 है, वेरिएंस ही दिया। सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू x बार का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 100, 104 इंटू 20। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखते हैं। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 9 वाज इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल, ये पहले का डेटा था। अब मुझे सिग्मा xi डैश की वैल्यू जो हम 200 सोच रहे थे वो 200 नहीं है, 202 है। सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर जो कि हम 104 इंटू 20 मान रहे थे वो 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है। ये समझ है? कि पिछला जो आंसर आया उसमें इतने की एरर आ गई है। क्लियर? तो 11 प्लस 9 20 इंटू 2, तो 106 इंटू 20 लिखा है। तो हमें नया मीन और वेरिएंस, नया क्या पूछा है? वेरिएंस पूछा है। तो नया वेरिएंस आया x डाइस माइनस नया मीन का होल स्क्वायर होता। तो नया है 106 इंटू 20 बाय 20। नया मीन है कितना है 20.2। हाँ, 20 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 10.1 होल स्क्वायर। तो 106 माइनस 10.1 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? अब सर इसमें हम बाइनोमियल लगाएंगे तो अलग आंसर आ रहा है, और डायरेक्ट खोल के करेंगे तो अलग आंसर आ पूरा रहा है। खोलेंगे? पागल है, पूरा खोल लेंगे सीधे। नहीं, आगरा और दिल्ली में दिक्कत है ना, पास के। पूरा खोल लो ना।
10.1 बायनोमियल लगाना तो वैसे भी थोड़ा छोटा नहीं रिस्की है। एरर ज्यादा हो आंसर आ जाएगी। गया 3.9 101 का होल स्क्वायर। आगरा आ रहा नहीं सर, पर यहीं पे बायनोमियल से डेली नहीं आ जाएगा। अरे ये क्यों लगाएंगे बायनोमियल जब इतने क्लोज आंसर है तो? अच्छा, क्लोज नहीं होते तो लगा देते। ओके 29 बहुत गंदा जा रहा था। पक्का समझ में आया 28 का अप्रोच? जी सर। सिग्मा एक्सआई और सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर की नई वैल्यू, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 28 29 50 मेल, ये 29 गंदा जा रहा था। नहीं, उसमें वो आपको प्रूव करना, जैसे अपन मीन के लिए बना लेते हैं ना, वैसे एक्सआई के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बना के उसको डेविएशन के लिए वो कर दिया जो इन्होंने बनाया। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये है फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल देयर आर वेरिएबल में अरे सिम फिर वही एक्सआई निकालो जो अभी अप्रोच की, इसी अप्रोच से इसके बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, इससे बहुत बड़ा जो अभी अप्रोच हमने करी बिल्कुल वही इसमें करना है। हाँ, बस वही है। दोनों के सिग्मा फिर इन्होंने पता नहीं मेल डायरेक्ट लिखा फॉर्मूला है। यूज कर लिया था। मेल को अगर मैं एक्स आई मानू मेल है, वाई आई मानू फीमेल है, हाँ, तो सिग्मा एक्स आई कितना बनेगा मेल का? मीन तो डायरेक्ट एवरेज लेके हो सकता है। इसको मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए एम आई और एफ आई लिखता हूँ। MI सिग्मा एम आई 50 इंटू 630 इंटू 50 सिग्मा एफ आई कितना? 40 इंटू 540 40 इंटू 540। तो इनको कंबाइन किया तो सिग्मा एक्स आई हमें मिल गया। इनका समेशन डिवाइड करके 90। ठीक है, और हमें एक्स बार चाहिए तो 90 से डिवाइड कर दो। ये आ गया था 590। तो ये तो अपना आ गया है ना। 590। अब हमें सिग्मा एम आई का स्क्वायर चाहिए, तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एम आई का स्क्वायर बाय पर सब मेल कितने हैं 50 माइनस एम आई का एवरेज का स्क्वायर। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 90 स्क्वायर। 90 का स्क्वायर। एम आई का बार हमें पता है, हाँ सर, यहाँ से एम आई का सिग्मा एम आई स्क्वायर मिल गया। सिग्मा फीमेल आई स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ, ये का स्क्वायर होगा ना। कम करेंगे तो होगा। क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। हाँ तो ठीक हाँ सर, यही किया था। सिग्मा एम आई स्क्वायर सिग्मा एफ आई स्क्वायर तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई हमें पहले मिल गया था, एन की वैल्यू 90 थी। हाँ, यही किया। लंबा गया था। हाँ, ये गंदे ही होते हैं। इन्होंने एक फॉर्मूला यूज कर लिया था बस। ऐसे ही करना है ना, मतलब हाँ और कुछ नहीं कर सकते। यही है फॉर्मूला। कैसे याद क्या याद करोगे? वही सर, फिर तो हो जाएगा। इसमें वो फॉर्मूला अच्छा बन जाता है, जैसे अपना मीन का बनता है ना, वैसे उन्होंने एक्सआई के स्क्वायर का बना दिया था। एन एक्सआई का होल स्क्वायर बोला एन इंटू एक्सआई 1 का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू एक्सआई 2 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। वो तो हो गई यार ये। हाँ, और ये एक्सआई को हाँ बस यही फॉर्मूला बना दिया था उन्होंने, बस वो यूज कर दिया उन्होंने इसे डेविएशन में कन्वर्ट कर दिया। छोड़ो, ऐसे करो जैसे किए। क्या याद करोगे? वो तो टाइम मिला तो ही तो करेंगे। ऐसा आ गया, एक तो ये क्वेश्चन आए उसके चांस कम है। ये वैसे सर बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे आए थे। उसमें सबसे पहली बार में हम करे बहुत कम है। इस तरह के ऐसे है तो अच्छा है। ये तो टफ है, इतना मेहनत नहीं करेंगे। चलो 30 हो गया, 30 31 हो गया सर। या स्केलिंग वाला आता है। हाँ 32 33 34। An unbiased coin, let x is a random key with a value assigned to x for k equal to 3 4 times head. Otherwise the value of x, what is the value of expectation? तो वो तो निकालना पड़ेगा यार। 4 5 तो 5 कंसेक्यूटिव हेड आने के चांसेस तो एक ही है। हाँ। 4 कंसेक्यूटिव हेड आने के चांसेस 2 हैं। हाँ। टेल इधर टेल इधर। हाँ। 3 कंसेक्यूटिव हेड आने के चांसेस अब हमें चाहिए। अच्छा 3 होंगे। 3 कंसेक्यूटिव होंगे ना? टेल 3 होंगे नहीं 5 होंगे। अरे दोनों तरफ टेल या फिर एक साइड दोनों टेल आ जाए। फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अरे रुको, एक और टेल है ना, और एच 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 दूसरी साइड एच और टी टी आगे 5 ये बनते। इसको 2 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा। 10 आएंगे। तो ये कितने आए?
और तो कोई आपस में स्वैप तो होने नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि ऑर्डर हम फिक्स कर चुके हैं, तो 5 केस बने ना। अदरवाइज के लिए टोटल में से ये घटा दो चाहो तो, ये प्रोबेबिलिटी। क्यों? ये सही। 5 और 2 10 थे, टोटल बनते 32, तो 22। नहीं आया समझे क्या कह रहा हूँ? ये केस कम नहीं है? सही है, सही। क्यों 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपस में थोड़ी ना हो सकता। 2 टेल आइडेंटिकल, 3 हेड आइडेंटिकल, 5 जोनों को अरेंज करना है। ये तो हमने अलग अलग केस गिन ही लिए ना, हम अरेंज कर ही नहीं रहे ना किसी को, ईटी आपस में हमने। अच्छा साथ में भी अरेंज कर, साथ में भी आएंगे, ठीक है। 3 हेड सक्सेसिव करने के, हाँ वो सक्सेसिव यही तो तरीके हैं। सक्सेसिव या तो दोनों तरफ एक एक है, या एक तरफ दो, एक तरफ दो, ये ठीक है। आ गया समझ? अब इसमें -1 मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 करो, निकालो आंसर। ठीक है। 15 8 20 और 5 सही नहीं, 15 और ये कितना है 8, टोटल भी 32 नहीं हो रहा शायद। क्यों? 2 टू दी पावर 5 बनेगा ना, तो 32 ही तो बनेंगे। नहीं ऊपर वो 22 + 5 + 22 लिखा है आपने। एक मिनट, ये 22 नहीं, 5 और 2 7 और 1 8, 32 - 8 होगा, है ना? 24 है, 24 होगा। तो ये बना -24 + 15 + 8 + 5 पॉजिटिव आया, ठीक है। 4 आया, 4 बाय तो 1/8 आया, 1/8। हाँ बिल्कुल 1/8 है। हाँ सर। चलो और बोलो। 35 36 हो गए सर। 35 वाले में तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में निकला। 20 cards, 10 names A, 10 names B. Card are drawn one by one with define the probability that second A comes before third. ठीक है, second A मेरे ख्याल से नाम होंगे, पता नहीं सर, जो एक एक से निकाल रहे हैं ना, तो सेकंड टाइम में जब ये आ जाए 1 by 1, ओके ओके, हाँ ठीक है, 1 by 1 निकालना है, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट फाइंड दैट सेकंड A comes before the third B. तो सेकंड A comes before the third B, तो A दूसरी बार आया, B ये आया, तो 2 इनमें B आ चुके हैं, 1 इनमें A आ चुका है। ये होगा। मैंने मतलब ऐसा माना है कि A के जस्ट बाद ही सेकंड A जस्ट बिफोर आया। केस बनेंगे ना उसके, तो ये भी डिपेंड नहीं, पता नहीं, मैं देखते हैं आंसर मैच कर रहा है। मैंने ये माना कि सेकंड A कम्स जस्ट बिफोर थर्ड B माना मैंने। हाँ और सर, हाँ ये मान सकते हैं। इनको आपस में अरेंज कर दो, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना? थर्ड भी आपने कंपलसरी माना कि आना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। पता नहीं, मैंने तो ए आ जाए फिर बी आ जाए। नहीं तो ये देखो, अगर ये बन गया, ये बन गया, तो थर्ड भी कभी भी आएगा, इसके बाद ही आएगा फिर। हाँ वही सर, बस इतना ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये जस्ट बिफोर अगर माने तो फिर हमें यहाँ बी रखना पड़ेगा, नहीं माने तो अगर जितना लिखा है जस्ट ना लगाऊं, तो उसके हिसाब से सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है जो मैंने ये बताया। 2A और फिर B आ जाए फिर। हाँ 2A लगातार फिर B, क्या वो केस नहीं आया ना? ए तो हम थोड़ी ना रुकेंगे, हमें रुकना है सर। ए के बाद रुक जाएंगे ना। हाँ बस। अगर 2A आ गए, हाँ वो केस कह रहा हूँ ना, कि सेकंड A वो केस नहीं आया। अगर 2A पहले ही आ गए तो हम वहीं रुक जाएंगे, और ये आ गया तो वही तो भी हम यहीं रुक जाएंगे। ये भी होना पड़ेगा। तो या तो हम 2 ट्रायल में, या तो 2 ट्रायल में खत्म हो जाए, या वो 3 ट्रायल में खत्म। 3 ट्रायल में खत्म, लास्ट में ए ही आएगा, इतना फर्क। अच्छा सर, थर्ड भी लाना जरूरी नहीं है हमारे लिए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड भी लाना जरूरी है। नहीं, लैंग्वेज ही ऐसी लिखी सर, नहीं है जरूर, है ना? और अब अगर मतलब ये आया, या तो सेकंड ट्रायल में खत्म हो गया, या थर्ड ट्रायल में खत्म हो गया, या फोर्थ ट्रायल में खत्म हो गया, ये 3 केस मान ली। तो चाहो तो हम इसको XX मान सकते हैं, और यहाँ 3X मान सकते हैं। तो 3 केस, तो इनमें से
एक ए है एक बी है, इनमें एक ए है दो बी है। हाँ, जो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो फर्क नहीं। क्यों 1/1 निकाल रहे हैं तो क्यों 1/2 है? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट ओके, यस अच्छी बात। हाँ तो नंबर ऑफ केसेस ही गिनने फिर। ओके समझ गए? तो ये 1/2 इंटू 1/2, ये बनेगा 2c1 1/2 का क्यूब, ये बनेगा 3c2 1/2 टू दी पावर 4। तो 16 कॉमन आया, क्या बना आंसर? बॉम्बे। 3 + 2 इससे 4 आया, इससे 4 आया, इससे 3 आया, 11/16। हाँ चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके ये तो हो गया, ठीक है। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो गया। ओके सर। चलो 38 हो गया सर। इसमें इक्वेशंस गंदी बनी थी। इक्वेशन फॉर्म करना है। हाँ ये 2 इक्वेशन बनेंगी। हाँ ये 2-3 बार आ चुका है। क्योंकि मीन दे रखा है तो एक इक्वेशन इनमें मिल गया रिलेशन, वेरिएंस दे रखा है तो इनमें मिल गया स्क्वायर में, तो 1 से x² + y² मिल जाएगा, 1 से x + y मिल। यही टाइप आता है हर बार। और इसमें से ये a है, इसमें से b, स्क्वायरिंग कर दो स्क्वायर माइनस b², a माइनस b² घटा दो, ठीक है, 2a मिल जाएगा, ठीक है जी सर। चलो 39 40 41 हो गए सर। एक मुझे पूछना था कि वेरिएंस अगर डायरेक्टली लिख दिया जाए तो हम विद रिस्पेक्ट टू x बार ही मानते हैं उसे? वेरिएंस हाँ कुछ ना लिखा हो तो ये x माइनस x बार। फिर एक बार हाँ एक बार 19 खोलिए सर, वो अलग है सर, आंसर आ नहीं रहा उसका वैसे जो पहले क्वेश्चन। अब तो रहा है 80 किलोमीटर। ये √2RH से नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है। 80 आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करने की खेली। हाँ वही गलती। चलो टेस्ट पेपर निकालो, यही है 1 जी सर। यहीं से। हाँ सर 1 हो गया, पक्का समझ में आया? हाँ आगे सर। ऐसे करंट से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां से अगर करंट आई जाता तो जो करंट सिमेट्री है वो यहां जाता, वो यहां जाता, इन दोनों में करंट सेम जाता तो डी और ई सेम पोटेंशियल पे हो जाता। वही सर, ये वायर निपट गया। सी और एच सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। सर 2D में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ बीच में से काट के उसको पीछे चिपका। हाँ ये देखो ऐसे ऐसे हो दिया था, इसको खींच लेते दोनों को पकड़ के। बस सिंपल हो गया, चिपका दो, हो गया सॉल्व। डायरेक्ट का दो, जो करना कर लो। पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। क्वेश्चन 2 हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन याद दिलाने के लिए ये था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर्म ये भी होता है। यही वाला तो होता है x²। अरे एक तो ये अलग कर देते हैं, याद ही नहीं रहती है। फिर वो ये नहीं cos स्क्वायर थीटा वो रहता है ऊपर वाला। सर ये याद करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसे हो जाते हैं। नहीं, इससे आसान पड़ जाता है बहुत। ज्योमेट्री आसान पड़ जाता है। नॉर्मली भी आसान ही होगा, बराबर ही टाइम लग रहा था। तो वो x vt की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। देखो हम ऐसे कर लेंगे ना, यहाँ टाइम t लगा तो यहाँ टाइम 2t लगा, क्यों? ये लेंथ 10 है तो ये लेंथ 20 है, ऐसे ही समझ गया ना? हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन ऐसे यूज कर लेते। चलो अगला हेंस प्रूफ। फोर्थ बता दो। अरे महाटप्पा रे, ये बताओ दो बॉडी टकरा रही है, मैक्सिमम लॉस करना है या 2 या 3 टकरा रही है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? होल काइनेटिक एनर्जी गेट, होल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, और होल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट मतलब ऑल कम टू रेस्ट, और ऑल कम टू रेस्ट मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अभी तो हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ऑलरेडी मोमेंटम इनके घट रहे हैं। सोचो ना, ये मास m है, ये मास 2m है, इसकी वेलोसिटी v हो गई, इसकी 2v हो गई, तो ये बिल्कुल वाकई में रुक जाएंगे, दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। मोमेंटम बचाए रखने के लिए वेलोसिटी नहीं चाहिए। अदरवाइज याद करो कि जब कॉलिजन होता है तो कुछ वेलोसिटी हमें बचाए रखनी पड़ती है मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाती है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी रेस्ट पे हो तो
जरूरत नहीं है तो फिर 0 ही हाँ, होगा। हाँ। अच्छा ठीक है। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम जीरो, लीनियर मोमेंटम जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया चल तो है। सर। ये रोटेशन के काफी हाँ, ये कॉमन भी क्वेश्चन में से ये है। डीसीटी में था। ये तो कंजर्वेशन ऑफ ठीक मीटर है, मोमेंटम से मान होता रहा है। हूँ, ये बहुत पूछते हैं, सीधे घुमा हाँ। दिया और I1 ओमेगा 1 I2 में। हाँ इसमें yes, अच्छा भी आता है जिसमें वैलिड आंसर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो दोनों कंजर्व करने होते हैं जब वो बाहर हाँ। टिक जाता है। वो जब इसमें स्पीड पूछी होती हाँ। कि ये स्पीड स्पीड में एक और कंपोनेंट लेता है। एनर्जी वगैरह 2 कंपोनेंट तो लगते फिर हैं दोनों की speed के। एनर्जी घटा के हाफ mv² के बराबर कर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जी सर। हो गया सर। 7 याद आया? जी हाँ, सर। ये हाँ, तो याद सर। था। लॉसेस। फुर्सत से याद दिलाता हूँ। लूप एरिया छोटा ये था, दो loss कर्व था। थे, है ना? हाँ, हाँ, किस किस के बीच में है? ये सर H और I, H और I। मतलब ये B इंड्यूस्ड बाय म्यू जीरो, ये B एक्सटर्नल बाय म्यू जीरो। चलो इनमें ये वाली लेंथ को क्या कहते थे? रिटेंटिविटी। कॉमन सेंस कितना रिटेन रह गया? ये वाली लेंथ कोर्सिविटी। कोएर्सिविटी। एरिया ट्रांसफर लॉस, एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस पर वॉल्यूम साइकिल। पर साइकिल। ठीक है, पर वॉल्यूम टर्म क्यों ऐसे? अरे इनका इंटीग्रेशन करो तो b² बाय म्यू जीरो टाइप का बनेगा ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है। ओके सर। सर ये कोएर्सिविटी, हाँ कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला, वो ग्राफ से ही पूछा जाता है। ग्राफ से ये वाली हाइट देख लो, एक आ जाएगी, ये हाइट देख लो। नहीं सर, एक क्वेश्चन आया था इसमें, पिछले टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आया था। नहीं नहीं, तो उन्होंने समझाया होगा, इतना फील्ड लगाने पे ये खत्म हो गया, ऐसे कुछ बोला हाँ, होगा। ऐसा कुछ था। तो इनडायरेक्टली यही नहीं दिया। हाँ भाई सर, यूनिट से पता कर लिया था, यूनिट लिखी थी इसकी। यूनिट से देखा। चलो अभी देखते हैं। हाँ, अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, लो सॉफ्ट आयरन कोर बनाना है और परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो बताओ किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या देखेंगे? रिटेंटिविटी लेस हो। दोनों लो। रिटेंटिविटी लेस, कोएर्सिविटी लेस। इसमें दोनों हाई। रिटेंटिविटी हाई, कोएर्सिविटी लो। सॉफ्ट आयरन कोर ट्रांसफार्मर की दोनों लो। जल्दी हो जाए। हाँ, एरिया स्मॉल, सो दैट लॉस पर साइकिल कम, क्योंकि ट्रांसफार्मर को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो एक बार मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज फुर्सत से किया, ये हर एक साइकिल में 50 बार होगा एसी की फ्रीक्वेंसी के कारण। तो यहाँ एरिया मुद्दा है। ठीक है, आरओसी का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या रूल होता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम जबरदस्ती वैल्यू ज्यादा नहीं चाहेंगे ना, हम चाहेंगे स्विच ऑफ करने पे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। अच्छा, और परमानेंट में हमेशा चाहते रहे। हाँ हाँ, और जनरली क्या है, ये दोनों स्मॉल है तो एरिया स्मॉल ही होगा। कोएर्सिविटी उसको खत्म करने में कितनी मेहनत लग रही है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो हम खत्म करना चाहेंगे ना, हम नहीं चाहेंगे कि कुछ रेजिडुअल बच जाए। हाँ, सही बात है, कम मेहनत करनी चाहिए। हमने क्रेन उठा ली, अब हमें रखनी थी तो हमने स्विच ऑफ किया, लेकिन वो चिपकी रह गई क्रेन से, तो फायदा क्या हुआ? हाँ सर, समझ गया। सर सॉफ्ट आयरन कोर में आरओसी का कोई रोल नहीं रहेगा? नहीं, मतलब जनरली आरओसी स्मॉल ही रखेंगे ना, एरिया छोटा रखना है तो दोनों स्मॉल कर दो। चलो अगला बोलो। 8th वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा था। है तो वहां पर जी डेल्टा 5 है, डेल्टा टी डी बाई डी टी को 2/0.25 रखेंगे ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू जीरो एन आई 4/0.25 होगा इनटू एरिया डी बाय डी। हाँ, यही किया है। नंबर ऑफ टर्न्स बचकुंटे के बच्चे के 300, म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10 पे -7, स्मॉल टर्न्स 0.3 मीटर 2000, डी बाई डी टी 2 एम्पियर 4/2, डायरेक्शन इज रिवर्स 2 -2 बाय 0.5। बताओ क्या ये क्या 2 -2 क्या? रिवर्स अंग्रेजी। अच्छा ठीक है। डायरेक्शन चेंज करिए, मैग्नीट्यूड 0 नहीं किया तो 2 -2। ठीक है सर। ठीक है, हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन समझ में आया?
जी सर। हाँ, आ गया। बहुत आसान होता अगर तुम इस स्प्रिंग को उठा के यहाँ लगा देते, हाँ तो वो फॉर्मूला बन जाता। हाँ k cos स्क्वायर थीटा आता है इसमें, हाँ, हाँ वैसे ही फील आई थी। है ना? हाँ, क्योंकि सीरीज है, टेंशन सेम है, तो इसको उठा के यहाँ रख दो। तो शायद ये समझ गए होंगे कि यहाँ भी k डैश लिया होता तो k प्लस k डैश का cos, सॉरी k डैश बाय k प्लस k डैश का cos स्क्वायर थीटा का ट्वाइस। ये समझ में आया? क्योंकि अगर देखो सीरीज में कैसे पता चलता है, अगर दोनों में टेंशन सेम हो तो, फोर्स सेम है तो सीरीज में है, तो जो टेंशन इसमें है वही टेंशन इसमें है, इसीलिए सीरीज में है, क्योंकि सेम थ्रेड से कनेक्टेड है। वही वाला क्वेश्चन है जो आपने एक बार और भेजा था, वो जुगाड़ बताई थी एक। वो तो पलट के नीचे से ऊपर लगा दिया। ग्राउंड से बांध दिया था और पुली के क्रॉस दूसरे साइड स्प्रिंग वो लगा यार दी थी। ऐसा था कि हम उसमें ये वाली स्प्रिंग यहाँ ट्रांसफर हाँ वही इसको हाँ वही यही वाला। हाँ वो ये ट्रांसफर कर रहे थे हम इधर। k/2 बन जा रहा था। 4 k/4 ठीक है। और बच्चों ने इसमें गलती, जिन्होंने ऐसे खिसका के किया है तो उनने ये x मान लिया और ये x cos थीटा मान लिया। फोर्स का भी cos थीटा आएगा फिर, समझ गया ना? दो बार cos आएगा। हाँ, 2 बार आएगा उसका। डिस्प्लेसमेंट में भी cos आएगा। हाँ, चलो अगला बोलो, रिलेटिव डेंसिटी। चले सब। हाँ तो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, और अपॉन वेट इन एयर, अपॉन वेट इन एयर तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट लॉस, वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड अपॉन वेट इन एयर, ये आता। लेकिन इसमें हम जब करते तो ये घटाते, तो 5 माइनस 4 तो 1 प्लस माइनस 0.01 बनता। 0.1 ओनली 0.1 ये बनता। क्यों? 0.1 ओके, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो ये 1/5 कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस 0.1, हाँ तो वो 11%, ठीक है। हाँ सही। चलो 11वां हो गया। अच्छा सर 11वां आंसर बता दीजिए। सारे ही सही थे। देखता हूँ सारे सही है। ओके, अरे ये मैंने आंसर ध्यान ही नहीं दिया। चलो देखता हूँ। इज नॉट करेक्ट पूछा है। 2 यूनिफॉर्म A and B पेंटेड कंप्लीटली ब्लैक, तो दोनों की इमिसिविटी 1 है इन फ्री स्पेस, रेडियस R 2R एंड द डोमिनेटिंग वेवलेंथ लैम्डा 2 लैम्डा। तो इसका टेम्परेचर T, इसका 16 T। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, 2T वीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसने पावर रेडिएट की होगी, पावर रेडिएटेड सिग्मा A T टू दी पावर 4। इसने पावर रेडिएट की होगी सिग्मा 8A T टू दी पावर 4। तो पावर का रेशो 2:1, टेम्परेचर इज 2:1, आगरा पावर इज 2:1, रेशो ऑफ इमिसिव पावर 4:1। पावर तो अपनी 2:1 आई ना, टेम्परेचर रहेगा ना, तो T4 into एरिया, एरिया डबल होगा ना, एरिया डबल, एरिया डबल की 8 गुना, 4 गुना है, 4 गुना है ना सर। तो 4:1। रेशो ऑफ देयर रेट ऑफ कूलिंग, तो सराउंडिंग से मानना है वैक्यूम में, तो रेट ऑफ कूलिंग आएगी पावर लॉस अपॉन मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पावर अपॉन वॉल्यूम। तो पावर का रेशो लॉस अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आता इसका V, इसका वॉल्यूम आता 8 1/r। तो ये आ गया, ये आता 32। ठीक है। नहीं 1/r अकेला नहीं आएगा, T का भी तो रोल आएगा, टेम्परेचर भी तो अलग अलग है। तो ये तो बड़ा आ गया, 32 आ गया, 32 ही दिया है, 32।
चेन्नई गड़बड़ लग रहा है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये तो बॉम्बे सब और बॉम्बे 2 और और 3 दिल्ली तो सेम आंसर है ना, सेम है बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल सेम है, सारे सही हैं। क्योंकि फ्री स्पेस लिखा है तो सराउंडिंग टेम्परेचर हमने 0 केल्विन टाइप का मान लिया। एमिसिव पावर वही होता है ना सर, एमिसिव। तो अगर एक मिनट मैं मान रहा हूँ, ये सुनो, हाँ रेट ऑफ कूलिंग ये मानने के लिए हमें सराउंडिंग को 0 केल्विन मानना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं निकाल पाएंगे। चारों ही सही हो गए तो। हाँ सर बॉम्बे चेन्नई हर केस में सही होंगे कि नहीं नहीं, सर एमिसिव पावर तो एमिसिविटी नहीं होती। एमिसिव पावर क्या बाहर निकली। ओके। और हीट लॉस नेट लॉस क्या है, कुछ गेन भी हो रहा है, इनका डिफरेंस हीट नेट लॉस लॉस अलग आएगा ना, में भी गेन हो रहा है, उसमें भी आएगा ये, हीट लेकिन फिर दो गलत हो जाएंगे। हाँ तो या तो 3-4 दोनों गलत हैं या दोनों सही है। 3-4 कर दो सर, 3-4 कर कुछ नहीं कर सकते इसका, तो बोनस ही हुआ। बोनस चारों सही है, बोनस हो गया, मतलब बोनस एक भी नहीं आ सकता। सर इस 12th वाले पावर मतलब वही वाली पावर है ना, वो एक्चुअली जो रेट ऑफ एनर्जी देखो ये पावर रेडिएटेड होती है, पावर रेडिएटेड ये होता है सिग्मा ए टी बॉडी टू दी पावर 4। पावर नेट लॉस ये है सिग्मा ए टी बॉडी पे 4 टी सराउंडिंग पे 4। अच्छा समझ में? जी सर। लेकिन रेट ऑफ कूलिंग तो ये आता ई सिग्मा ए टी बॉडी 4 टी सराउंडिंग 4 बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट। क्लियर? जी सर। ये 3 अलग अलग चीजें आ गया समझ में। और एक तो लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो है ही हमें पता। अच्छा नहीं, सामने वाले जो लिखा है पावर, इसकी बात कर रहा था। कहाँ लिखा पावर? 12th वाले क्वेश्चन। अरे नुकसान करवा दिया कंपनी का पूरा कहानी भूलने के बाद। नहीं सर फायदा हो गया, थोड़ा रिवाइज हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सर कांस्टेंट की वैल्यू याद रखे कि नहीं? नहीं बस नहीं 5.6 into ये 12th में पावर है, वो एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी ये है ना, स्टीफंस लॉ है। और वो 2880 कुछ, वो तो मुझे खुद याद है, 2.8 into 10⁻³ ऐसा कुछ, वो तो मुझे ही याद है। वो तो अगर फंस जाता हूँ तो ऐसे निकाल लेता हूँ कि सन के केस में 5800 के एंगस्ट्रॉन के आसपास आंसर आता है, और टेम्परेचर भी इतना ही है 6000 केल्विन के आसपास, तो लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट इससे निकल आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। समझ गए? दो में से कुछ तो याद रहेगी। वैसे याद नहीं रखने होते कांस्टेंट। चलो हैंस प्रूफ। जी सर। हाँ सर। किसका? एक मिनट, 12th का यूनिट मास लेंथ और टाइम की अगर यूनिट हमने डबल कर दी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो ये अपन को देखना, नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स m/L/T-2। अच्छी बात है, सेम पूछा है तो ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि वो into 2 करना है कि upon 2 करना है। will not हाँ नहीं अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मास की यूनिट डबल कर दी, मास की यूनिट डबल कर दी, ठीक है, लेंथ की यूनिट डबल कर दी, टाइम की यूनिट डबल कर दी। अब पूछा होता जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो जी की वैल्यू 10 L/T-2 है, ठीक है। तो अब यहाँ 2, यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, या ये 1/2 into 2 का स्क्वायर कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? समझ गया ना? हाँ। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि जी हमारा पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था, अब जी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मीटर डैश पर सेकेंड डैश स्क्वायर आएगा। क्लियर? और 1 मीटर डैश की वैल्यू 2 मीटर है, 1 सेकेंड डैश 2 सेकेंड है। कुछ समझ में आया? हाँ, अब डैश लगा के, तो अब उसमें छाप दो, तो 10 m की वैल्यू 1/2 m डैश, सेकेंड की वैल्यू 1/2 सेकेंड डैश, तो ये 20 मीटर डैश पर सेकेंड डैश स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर इसीलिए तो 20। अरे वही माना मैंने, डबल क्वेश्चन वही माना है कि डबल कर दिए थे। हाँ ठीक है, तो ये डैश लेके किया करो, है ना, कि अगर यूनिट बदल दी जाए तो। इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ सर। will not have same magnitude। अब देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है इसमें। आंसर नहीं आ रहा है इसमें? मेरा तो डेली है। पावर तो सादी पावर एनर्जी है। देखो M/L/T-2 तो बिल्कुल सही है, सेम रहेगा, कट जाएंगे।
एनर्जी ml²t-2 ये पक्का गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि लेंथ का एक फैक्टर बच जाएगा। समझ गए? तो इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। चलो क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बनता? mlt-2/m², l² m²। ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहा। तो पावर बचा, पावर भी सेम ही रहेगा और क्या, ml²t-3। एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा, कट गया, सेम सर रहा। वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स का चेक करने में हमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वो डायमेंशन नहीं लेने थे? तो वही तो निकाला हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला ही निकाला है। फोर्स ही नहीं होगा ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स होता है यूनिट? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ एक तो सिर्फ फोर्स का चेक करते जो फोर्स की सिंपल डायमेंशन होती है, और एक साथ में g/f का करते। तो कर रहा है ना, f का mlt-2 l² m², ऐसे निकाली ना डायमेंशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कंसीडर नहीं करेंगे? पागल हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, इसको तुम ग्रेविटेशनल इनटू फोर्स क्यों? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G/m1/r²। कोई सा भी फोर्स हो, न्यूटन ही तो होगी यूनिट। हाँ वो डाउट आया था वैसे। अब घटिया भैया डाउट था। अरे फोर्स तो फोर्स होता है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा फोर्स है? और तुम जी की यूनिट निकालने के लिए फिर फोर्स की डेफिनेशन से जाओगे? नहीं, फिर मैंने ऐसे सोचा था ABC तीनों चेंज हो जाएंगे अगर ऐसा होगा, तो इसलिए डेली होगा। कुछ तो भी सोचा था तुमने, बिल्कुल गलत गलत गलत। 5 चलो 13-14 हो गया। यस सर। 14 समझ में आया? हाँ जी सर। नहीं है, बड़ा ABC पॉइंट सिंपल बना था कि लेते हैं। पहले एनर्जी कितनी थी, अब एनर्जी कितनी है ना? नहीं, बैटरी से निकालना सर। क्या काय की? 14। ये तो हाफ C इक्विवेलेंट V² सीधे नहीं आ जाएगा? उसका डबल भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैटरी एनर्जी लॉस कहां से हाँ हाँ, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी इनटू 2। एनर्जी स्टोर्ड ऑफ कैपेसिटर है, इसका दुगना वर्क डन बाय बैटरी होता है। तो C इक्विवेलेंट निकालने का क्वेश्चन है सीधा। वर्क डन बाय बैटरी सिंपली Q इनटू वोल्टेज, और Q क्या है? CV इनटू V, CV²। आधी में जाएगी। हाँ डबल क्यों करेंगे? क्या डबल क्यों किया आपने? वर्क डन बाय बैटरी पूछा है ना। वो चार्ज जितना स्टोर एनर्जी इतनी स्टोर हुई उतना वर्क डन करेगा। उसका डबल नहीं करती बैटरी वर्क। सर वो तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो लॉस कैसे होगा? कैपेसिटर की प्लेट पे टकरा के लॉस होगा, लॉस तो होगा। हाँ ठीक है। पार्क में लॉसेस होते याद नहीं करना था ना कि डबल वर्क होता है। हाँ सर। वो तो Q इनटू V से निकाल लेते ना। QV से आ गया था सीधे। वो तो आगे वर्क डन बाय बैटरी QV होती है, QCV होता है, खत्म हो गया। लो ये मैंने तुम्हें क्लास में कई बार कराया था कि अगर अनचार्ज्ड कैपेसिटर हो तो वर्क डन बाय बैटरी का आधा हीट है। हाँ सर। और मेंस में तो ऐसा बिंदास है, टेंशन मत लो। ओके हीट बस वही वाले केस काम नहीं करेंगे जिसमें इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है। ये पक्का आ गया समझ में क्या करना था इसमें? हाँ सर। ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी, इसको सी, इसको डी, और ए बी सी। याद आया? हाँ सर। के बीच में 2 है, एक सी डी के बीच में, एक डी ए के बीच में। ये सी इक्विवेलेंट है। ये बन गया C/2, ये बन गया 2C। सही है? तो 2C इंटू C/2 अपॉन 2C प्लस C/2, 2/5। जी ये C इक्विवेलेंट है। तो CV² आंसर है, बॉम्बे आंसर। आ जाओ 15th। हो गया? हो गया सर, हो गया था ये तो। हो गया 16th। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए वैसे। पॉजिटिव की नेगेटिव क्यों क्वेश्चन ये बताओ, 1 मिनट। ये मान लो इधर जाती तो पॉइंट P ऊपर जाता। हाँ बट वो नीचे जाता। क्यों नीचे जाता? लेकिन उन्होंने जस्ट उल्टा कहा है, मतलब ये इधर जा रही है। वेरीफाई कर लो ना लेफ्ट या राइट भेज के। अच्छा आ गया समझ में? आ गया सर। और ये मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है, ये ओमेगा है, रिलेटिव दे रखा है। 2 ओमेगा ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओमेगा ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड।
क्लियर? और एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, तो ये π/6 टाइप का हो गया अगर पूछा गया है ना। हाँ सर। x = 0। वेवलेंथ भी दे रखी है क्वेश्चन में, वेवलेंथ देखो पाई है। नहीं से फेस और इस डायरेक्शन से हो जाएगा बस। हाँ हाँ, अब वो पूछा है नहीं पूछा हुआ, ठीक इन्फॉर्मेशन। आ जाओ, डी ब्रॉगली हो गया, हो गया। अगला भी हो गया होगा, 18 हो गया था सर। हो गया सर। रिपीटेड है कभी का, कोई बात 20 में डाउट है। 19 देखो, चलो 19 में क्या है कि नहीं मैं बताऊंगा। N0 से चालू किया, पहले प्रोसेस A है, फिर प्रोसेस B है, फिर AB दोनों है, यही है। A का T हाफ कितना है? आधा घंटा। B का T हाफ कितना है? 1/4 घंटा। और A और B का तो 1/T इक्विवेलेंट पैरेलल में यही होता है, लैम्डा डायरेक्ट जुड़ते हैं। हाँ। तो 1/T इक्विवेलेंट 1/1/4 प्लस 1/1/2 6, तो T इक्विवेलेंट 1/6। ये क्या बोला? अरे पैरेलल डिके नहीं बताया था? अगर कोई दो चीजों एक साथ से डिके हो जाए λ1 और λ2 से, तो लैम्डा इक्विवेलेंट डायरेक्ट जुड़ता है। हाँ। और टॉ इक्विवेलेंट 1/, करके जुड़ेगा। ओके सर। तो साइमल्टेनियस जब भी डिके हो रहा है, साइमल्टेनियस डिके, तो टॉ आएगा ऐसे करके। ये तो तय है तेज और तेज डिके होगा, तो टाइम कम आएगा जी, और कम तभी आएगा जब 1/, करके जोड़ोगे। सही बात, ठीक है। अब देखते हैं पहले पार्ट के लिए कितने घंटे गए हम? आधा घंटा है ना, हाफ। और तो ये हो गया N0/2। यहाँ कितना गए अगले? 1 घंटा। 1 घंटा। तो N0/2 का 1/2 पे 4, 32। और यहाँ आधा घंटा है शायद, तो 3 T हाफ और बहुत सारा आ गया। ये तो N0/2 पे 8 आ गया। वही तो है। ठीक, चलो अगले पे आ जाओ। 20 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर्सन लुक। हाँ, क्वेश्चन बड़ा महा फर्जी है। आदमी ये डबल स्लिट जो भी है ये ऐसा है, छोटी करते जाएंगे। तो ये थीटा हमारा 1 मिनट होना चाहिए। हाँ। और ये d λ/d है। हाँ। ध्यान दो, सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है। सिंगल स्लिट होता तो टॉइस करते, कैपिटल D से डिवाइड किया, तो 1/60 इंटू π/180। लैम्डा और डी क्वेश्चन में पक्का गिवन है, 600 नैनोमीटर। डी स्मॉल डी कितना है? निकालना है सर। 1 मिनट इसका आधा नहीं आना चाहिए था। क्यों? यही तो टोटल एंगल सबटेंडेड है आंखों पे। फिर तो राइट एंगल बनाएंगे ना। क्या राइट एंगल? ये आर्क बाय रेडियस नहीं आएगा। अच्छा, आर्क बहुत छोटा है इसलिए। ओके, हाँ ठीक। अरे तो राइट एंगल बनाते तो बीच में से आता, फिर उसको डबल नहीं करते, उससे ये एंगल मिलता, उसका डबल करते। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। आंसर तो ये आंखों की रिजॉल्विंग पावर मैंने बताई भी थी, समझाया था कि 1 मिनट होती है ना। वही वापस याद दिलाने के लिए क्वेश्चन आया था। एप्पल की टेक्नोलॉजी सीखी थी। 21 हो गया। छोड़ दिया था। Air has refractive index, the thickness of air column which have one more wavelength of, ओ महासड़ा, ये थिकनेस T है और यही थिकनेस एयर की है, तो इसमें वेवलेंथ कितनी बनेगी? T/λ एयर। इसमें कितनी बनेगी? T/λ मीडियम। तो म्यू टाइम्स T/λ एयर, और म्यू टाइम्स T/λ एयर माइनस T/λ एयर इज इक्वल टू 1। ये है क्या इसका? ये था क्वेश्चन। ठीक है। इसमें 1.003 दिया है, तो उससे कुछ फर्क आंसर पे इतना बाइनोमियल लगा लेंगे अपन। ये लगा लेंगे, लेकिन उससे आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें आंसर अच्छा दिया है। देखो बाइनोमियल ये लगाई। जैसे इंटीजर की डेसिमल की दिक्कत है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। किसकी? डेसिमल आंसर्स की। नहीं, उन्होंने नहीं लगाया।
नहीं बायनॉमियल नहीं लगाया, वो n into n+1 की वैल्यू वो दे रखी है ऊपर 1/1.003, तो उसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू आ गई। पता नहीं, लगा देंगे वो तो भैया, नंबर पूछा है तो इंटीजर ही होगा। नहीं थिकनेस पूछी, ओके थिकनेस पूछी, हाँ। तो वैसे भी वो 2.00 कुछ आएगा, अगर आता भी तो हमें डेसिमल के 1 डिजिट तक एक्यूरेसी चाहिए, तो वो 2 ही बन जाएगा 2.1 अगर ऐसा होता तो भी। ठीक है, वैसे शायद ऐसा है नहीं, सीधे सीधे आंसर आ रहा है, जरूरत नहीं पड़ रही उसकी, क्योंकि t-1 करोगे तो ये 0.0003 तो बन जाएगा, जरूरत नहीं पड़ी, एग्जैक्ट आंसर आया, बायनॉमियल लगाना ही नहीं पड़ा। सर आपने डिब्बे में कैसे लिखा, ये जला नहीं? डिब्बे वाली चीज, ये ऐसी वेव थी, तो इस बॉक्स के अंदर कितनी वेव बनी, तो क्या करते, वेव नंबर नाम की चीज देखी है, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, आया समझ है, और 4 वेव। तो नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालेंगे, लेंथ बाय लैम्डा। लेंथ पे लैम्डा, ओके। नंबर ऑफ वेव्स, कितना लेंथ है कितना लैम्डा, डिवाइड कर दो। और म्यू तो इसलिए लगाना है क्योंकि हम ऑप्टिकल पाथ लेते हैं। नहीं तो वो ये ऑप्टिकल पाथ हालांकि सोच सकते हो, लेकिन ये बेहतर था कि यहाँ एयर में लैम्डा कुछ और है, मीडियम में लैम्डा कुछ और है। अच्छा, लैम्डा में म्यू से सोच लिया, तो यहाँ एल बाय लैम्डा था, यहाँ एल बाय लैम्डा बाय म्यू था, n1। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अगला हो गया, जी सर। उसका अगला है छोड़े, वो भी करने होते हैं, बिल्कुल बाद में कर लो ना यार, क्वेश्चन तो मिल ही गए तुम्हें। 24 है, 25। वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बस mg को किससे रिप्लेस कर दो, वीरो जी से, हाँ। और शायद आधा डूबा है, आधा डूबा है, आधा आ जाएगा, हाँ सर। mg/2 और डेंसिटी का रेशियो, ये नेट फोर्स आ जाएगा इधर, टेंशन। फिर टॉर्क ले लो, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अगला हो गया सर, 26, ये बताना 26 इंटीग्रेशन से हो जाएगा, हाँ। रिंग मान के इंटीग्रेट, यहाँ से x पे ये इंटीग्रेट कर दो, रिंग मान के। अच्छा ओके ओके, वो है क्या, हाँ आगे बाय r चार्ज रखेगा पोटेंशियल। एक आर मिस कर दिया आपने। कौन सा r मिस कर दिया रे, जो सॉल्यूशन लिखा है उसमें, घर की बात। अरे एडजस्ट सॉल्यूशन मैंने कहाँ लिखा, अरे ये जो आपने जो लिखा है ना उसमें, वो अरे सिग्मा की वैल्यू नहीं छापी, अब छापूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू नहीं छापी है मैंने, ये तो एक्सप्रेशन भर लिख दिया, वैल्यू तुम छापना, सब काम मैं ही करूं। इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, समझ आ गया था, r बनना है तो r/2 ही होगा। चलो अगला याद आ गया, सीधा फॉर्मूला सीधा, बस सीधे फॉर्मूला छापो, i + e - a। ये तो टप्पा था, ये तो मस्त, ये लास्ट के दिन मजेदार था। और डेविएशन के लिए था, और मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है, I1 equals to R2 और ये एक दूसरे के पेयर होता है, ये भी याद है, ये भी पेयर है, हां आई और ई एक्सचेंज कर दो तो मिनिमम आता है, वही आता है। सही बात। चलो 28 हैंस प्रूफ, महाफर्जी सर ये 29 वाला बता दो, इसमें साइन की बड़ी दिक्कत आती है, कभी समझ ही नहीं आया कौन सा प्लस लेना है। स्पीड ऑफ बॉडी, रुको दुष्ट बच्चों रुक जाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा करो ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय सिस्टम ही नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम मतलब वर्क डन बाय फील्ड, हाँ सिस्टम ही फील्ड है, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा होगा, ऐसा कोई रूल थोड़ी है, हो सकता है रोक रहा हो, फ्रिक्शन हो एक्सटर्नल एजेंट, नहीं तो -10 दिया है ना, कि उसने माइनस किया है, मतलब इसमें छाप लो जो भी प्लस हो चाहे माइनस, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बॉडी एट ए एंड बी, ए पे बच्चे की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 25 जूल, बी पे कितनी है 9 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी आई 9 - 25, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया -10, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो 6 जूल आ गया। मैंने साइन की गलती करके -26 लगा, ऐसे ऐसे जैसे मैंने लिखा। ओके सर, ठीक है सर, अब ठीक है। चलो 30 हो गया, हो गया, हो गया, हाँ
हाँ सर 31 नहीं था, 31 दिल्ली था ही नहीं। डीएफ एक मिनट, इसमें ये तो कह रहा हाँ, इसमें मैथ्स में एक टोटोलॉजी का क्वेश्चन था जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे। ये वैसे मैंने उस पे ग्रुप पे लिख दिया था। हाँ समझ आ सर एक बात गया। बता एक्स देन वाई लिखा है, इफ एक्स देन वाई लिखा है ना? हाँ। तो यही है इफ एक्स देन वाई, और वाई ये लिखा है ना? इसका मीनिंग ये तो ठीक है। अब इसके दो और मीनिंग थे, इसी को हमने नेगेशन ऑफ एक्स और वाई, ये भी इसका मीनिंग था। हाँ। इसी से हम ये समझते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट में एक लफड़ा होता है, एक ओनली इफ अगर कहीं लिखा हो तो भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कि कौन सा नेसेसरी है कौन सा सफिशिएंट है। तो इन दोनों के लिए मैंने वो जो एग्जांपल दिया वो याद रखो कि मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर, सॉरी इज इन्वर्टिबल, देन इट इज स्क्वायर। ऐसा स्टेटमेंट लो जो कंफर्म ट्रू है, ये पक्का ट्रू है, क्योंकि तुम फॉल्स ले लोगे तो उससे इन्फ्रेंस कुछ तो भी निकलेंगे, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट लो जो हमेशा सही है। अब हम सोचते हैं इसको नाम दिया x, इसको नाम दिया y, तो ये क्वेश्चन यही बन गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है? तो इससे कंक्लूजन ये निकल सकता है, ये सीधे समझ में आ जाएगा। तो ये लिख के देख लो, इफ इट इज नॉट स्क्वायर देन इट इज नॉट इन्वर्टिबल। सही बात, क्लियर? अब ओनली इफ वाला देखते हैं, तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, समझना, ओनली इफ इट इज स्क्वायर, ये लिखा है। और एक बार मैं पलट के देख लूं, मैट्रिक्स इज स्क्वायर ओनली इफ इट इज इन्वर्टिबल, ये पक्का गलत है, ये सही है। इसका मतलब मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ये क्या है? ये नेसेसरी x ओनली इफ y, तो इसका मतलब क्या आया? x ओनली इफ y। समझ में आया? इफ पहले x के आगे लगा था, अब ये इफ उछल के y के आगे लग गया जो ही ओनली इफ लिखा। तो चलो अब देखते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट। तो मैट्रिक्स इज स्क्वायर, ये नेसेसरी कंडीशन है इन्वर्टिबल के लिए कि सफिशिएंट है, कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है? नेसेसरी है। नेसेसरी। तो y इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। हाँ, क्योंकि डब्बा भी 0 होना चाहिए। और x सफिशिएंट। और जरा उल्टा देखो, x इज सफिशिएंट और y बट नॉट नेसेसरी। सोचो। हाँ। क्योंकि इन्वर्टिबल होना अपने आप में सफिशिएंट है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो स्क्वायर है, लेकिन ये समझ गए ना? लेकिन ये अकेली कंडीशन नहीं है कि ये होगा ही, ठीक है? तो तरीका समझ में आया? मैं तो ऐसे मैथमेटिकल एक ट्रू एग्जांपल वो लो जो स्टेटमेंट कंफर्म ट्रू। क्यों? क्योंकि ट्रू से इन्फ्रेंस निकालोगे तो ट्रू ही आएंगे ना। तो एक कोई मैथमेटिकल टोटोलॉजी ले लो और इससे वेरीफाई कर लो, तो हमेशा याद रहता है कि कौन सा नेसेसरी, कौन सा सफिशिएंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सब कुछ याद रहता है। सर आंसर तो उसका सिर्फ दिल्ली होगा ना? हाँ, आंसर दिल्ली, वो मैंने ऑर्डर नहीं देखा था, दिल्ली आंसर। सर ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है अपन, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो यही चीज है ना? नहीं, एक्स वाई और कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेम है, कन्वर्स इनवर्स सेम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो अपन सिर्फ ये इम्प्लाइज वाले के लिए ही बोलते हैं, कि जैसे एक्स इम्प्लाइज वाई है। इफ देन का ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कोई नॉर्मल वाले के लिए नहीं बोलते। नॉर्मल वाले के लिए कोई मतलब नहीं। जैसे कन्वर्स भी इफ देन के लिए ट्रू है। कन्वर्स मतलब ऑर्डर बदल लेना, ऑर्डर बदल दे। लेकिन फंक्शन ट्रू है, कोई वैल्यू ट्रू है तो कन्वर्स थोड़ी ना ट्रू होगा, ये जरूरी तो नहीं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंफर्म ट्रू है, ठीक? सर इफ देन और ओनली इफ देन के लिए दोनों के लिए इंप्लाइज साइन यूज होता है। हाँ, लेकिन उल्टा ऑर्डर हो रहा है। देखो, इफ x देन y के लिए x इंप्लाइज y है, और x ओनली इफ y के लिए y इंप्लाइज, सॉरी y ओनली इफ x होता तो ये उल्टा बन गया, y इंप्लाइज x बन गया। ओके, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, अभी भले समझ में आ जाए, इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र इसको समझने का। एग्जाम्पल लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा कहाँ लगा। फिर इससे एनालॉजी से एक बार फॉर्मूला निकाला, फिर फॉर्मूले में ही छापना है तुम्हें। सर चलो अब देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, सचिन प्लेज टू विन, तो ये कुछ और नहीं, नेगेशन ऑफ P और Q लिखा है, और Q, ये P इंप्लाइज Q लिखा है ओरिजिनल स्टेटमेंट।
P implies Q, और इसी को हम नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P भी लिख सकते हैं। इसी को P only if Q भी लिख सकते हैं। यस सर। अभी देखा, अरे वो अपनी अंग्रेजी से कर लो, अंग्रेजी से समझ में आ जाएगा। लिखा क्या है, इफ सचिन प्लेज, मतलब इफ सचिन प्लेज टू विन देन ही विल गेट भारत रत्न, ये लिखा था। तो अब इससे मीनिंग क्या समझ रहे हैं? तो ये कंट्रापोजिटिव तो सही है कि इफ ही डू नॉट गेट भारत रत्न देन ही डजंट प्ले टू विन, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सब ओनली इफ में चल रहे हैं। तो हमारा अप्रोच क्या है कि हम ओनली इफ की मीनिंग समझ लेंगे कि x implies y, तो x if x then y, और यही सेम है y only if x। नहीं, उल्टा लिखा क्या? नहीं, क्यों? सही है, सही है। y only y तभी तो होगा जब x होगा। x only, x नहीं है नेसेसरी, y है नेसेसरी। अभी मुझे सर इसमें ये डाउट आ रहा है कि y तो अरे देखो गलत है। ये ओनली इफ में ऐसा होता है, जिस पे इफ लगा है उस पे नहीं होता। ओनली इफ में उल्टा हो जाता है, इफ इस पे चला जाता है कि x ओनली इफ y लिखा है, इसका मतलब ये x implies y। तो अपन ऐसे देखो, वंस अगेन हम वापस अप्रोच पे आ रहे हैं उसी पे कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ये लिखा, और y मैट्रिक्स इज स्क्वायर। तो हम ये समझ रहे हैं कि x implies y का और क्या मीनिंग हो सकता है। तो x implies y की अंग्रेजी कर ली, इफ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन इट इज स्क्वायर। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब हम ओनली इफ देखते हैं कि ओनली इफ, जो ओनली, अगर ये सही है तो ओनली इफ भी सही होगा। तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल ओनली इफ इट इज स्क्वायर, इट इज स्क्वायर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स इज स्क्वायर ओनली इफ इट इज इन्वर्टिबल गलत है। हाँ गलत है। तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल x था ओनली इफ y। तो देखो इफ x then y, इसकी मीनिंग x ओनली इफ y बन गई। हाँ चले अब, मतलब इफ पहले x के आगे था, अब if, और ये दोनों चीजें सेम है, ठीक। तो कंक्लूजन, तो सर आगरा जैसा लग रहा है। अब देखते हैं, एक मिनट। अब क्या था अपना, x implies, मतलब अपना p q, p only q। ये जो स्टेटमेंट है, हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। अब देखते हैं, सचिन प्लेज टू विन ओनली इफ ही गेट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाना है। तो ये लिखा है p ओनली इफ q। तो पहला तो सही है, लेकिन इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव, पहला स्टेटमेंट तो एक्चुअल बन गया जो लिखा है, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव नेगेटिव की ओनली इफ नेगेटिव p। तो आंसर आ गया 4, दिल्ली करता है। तो ये जो स्टेटमेंट अपना जो क्वेश्चन में दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो अपना नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p है ना? क्यों इसको करना, इस वाले को? हाँ, ये लिखा है, तो ये p इंप्लाइज q नहीं लिखा है। इसका कंट्रापॉजिटिव है नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। नेगेशन को एक बार अंदर भेजेंगे तो, हाँ नहीं, नेगेशन को अंदर भेजेंगे तो वो क्या बनेगा? q यही नहीं बनेगा नेगेशन को अंदर भेजने पे। वो कैसा है, q यूनियन नेगेशन ऑफ p लिख दो आप, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे फिर मैं उसको नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p लिख दूंगा। हाँ, वो जिस ऑर्डर में हमने उसी ऑर्डर में लिखी। क्या कह रहे हो? हाँ एक्चुअली मैं समझ गया क्या दे, ओके ओके समझ गया मैं तुम क्या कह रहे हो। क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये दोनों लॉजिकली सेम है।
ये लॉजिकली सेम है, तो किसी और उससे तुम इसी पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ये दोनों आखिरकार हैं तो सेम ही। तो दरअसल 4, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंट्रापोजिटिव दे आर लॉजिकली सेम। लेकिन हमने ये आंसर डेली इसलिए दिया क्योंकि 2 बार ऑन नॉट लगा है, इसलिए हमारा आंसर उसी जैसा दिखे। अदरवाइज 1 की ट्रुथ टेबल और 4 की ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसको सर एक बार आप क्यू और नेगेशन। अरे मैं कह तो रहा हूं, तुम जो कह रहे हो वो हो जाएगा उससे, मैं कब मना कर रहा हूं? तो उससे हम आंसर आगरा पे भी पहुंच जाएंगे। बॉम्बे तो बिल्कुल बॉम्बे आ रहा है नहीं, कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछा है ना। कॉन्ट्रापॉजिटिव कन्वर्स नहीं होता, सेम स्टेटमेंट होता है। वो तो कॉन्ट्रापॉजिटिव सेम स्टेटमेंट होता है, समझ गए? तुमने इनवर्स निकाला है, कन्वर्स नहीं निकाला। 67 नहीं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। सर जो लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले चेक करने वाले होते हैं उनमें हमेशा ट्रुथ टेबल से ही देखते हैं। ट्रुथ टेबल बढ़िया है, ट्रुथ टेबल बनाओ, मजे करो। आ जाता है। चलो ये भी हो गया। सर बस एक ही करेक्शन है फिजिक्स में, 11th वाला बोनस। 11th वाला बोनस बस एक ही है। चलो ठीक है। हाँ सर। सर वो पिछले टेस्ट में एक वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन आया था, उसका पता नहीं आंसर भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका बता। इंटीग्रेट ही करना पड़ता। बताया तो था तरीका। कब बता? अरे बचपन में। इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका R, इसका L। इसका आंसर जो आता है, अगर ये सॉलिड मान लें तो इसका आंसर आता है, एक बार L को पिचका दो तो ये क्या बन गई, डिस्क। तो आंसर क्या आएगा? 1/4 m²। एक बार R को पिचका दो 1/12। ये क्या बन गई, रॉड। इन दोनों का समेशन आंसर होता है। ये को पता है? अब बता दिया, अब बता दिया, अब बता दिया। वो तो पहले ही मानते थे। किसी भी 3D बॉडी के लिए। लेकिन जो वो क्वेश्चन था उसमें ये हॉलो था, तो ये डिस्क नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी, बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2। रॉड में तो कुछ फर्क नहीं ये पड़ता। नॉन टेलर बॉडीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। नहीं सर, कुछ नहीं है, ये जुगाड़ है, कोई थ्योरम नहीं है। और रिंग ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन से जुगाड़ बनती है ऐसी। सर वो जो उसमें जो ढक्कन थे उनका अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। वो डिस्क थी, वो अलग अलग से निकालना पड़ेगा। अरे इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जब डीएम निकालोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो जो डीएम का जो टर्म है डीएम एक्स स्क्वायर, वो तो ऐसे जुड़ रहा है मानो डीएम एक पॉइंट मास हो। दो टर्म आते और एक आता हाफ डीएम आर स्क्वायर। इन दो का इंटीग्रेशन करते, इनमें से एक इंटीग्रेशन ये वाला, पहला वाला जो इंटीग्रेशन करोगे, इसको मतलब ही नहीं कि उस डीएम का शेप क्या था, वो पॉइंट मास की तरह है। तो इसका आंसर रॉड का आंसर आएगा, वो वाला उसका क्या। और ये जो आंसर, इसमें तो एक्स का रोल ही नहीं है। तो इस डिस्क का इधर क्यों ना सबको ओवरलैप कर दो, सही बात, एक ही जगह डिस्क बन जाएगी या रिंग जो भी बननी होगी। आ गया समझ में? क्वेश्चन ये सिर्फ सिलेंडर के लिए लगा सकते हैं ना हम, सिलेंडर के लिए बस। बाकी तुम इसमें नॉन यूनिफॉर्म मास बन जाएगा ना, इसमें लगाने की कोशिश करोगे तो। जैसे क्यूब में तो हम लगा लेते थे, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मास आ जाएगा, कैसे कर लोगे, उसका आंसर पता थोड़ी ना। चलो सब एक्सक्लूड हो गए। आंसर की में शुरुआत के 12 के आंसर गलत दिए हुए थे, मतलब जो पीछे दिए थे वो गलत दिए हुए थे, और जो पेपर में सामने दिए हुए थे स्टार मार्क थे ना, वो सही थे। कौन से पेपर में? इसी में आंसर शीट जो नीचे दिए रहते हैं ना, उसमें क्या रहे वो गलत थे, शुरुआत के 12 गलत थे। तो तुम्हें यार पूरे सही भेज ही दो ना यार, लफड़ा खत्म कर दो। सर वो पूरे एक साथ लिख के भेज सकता हूं, पूरे एक साथ लिख के भेज देना, लफड़ा खत्म कर दो। सर वन क्वेश्चन इसमें, वो जो गाड़ी थी वो उसने 20 सेकंड पे हॉर्न बंद किया और फिर उसका पूछा था कि वो कब आएगा, उसको सुनाई कब देगा, लास्ट वाला क्वेश्चन। इंटरवल पूछा था सर, वो वाला एक बार बता दीजिए। कौन से में? वो पिछले टेस्ट में था। ये पूरा डिफाइन नहीं करना चाहिए, काय की बात चल रही है? वो 12 तारीख के में था, 12। हाँ तो पहले डिफाइन करो ना किसकी बात चल रही है। और वही नहीं, ये तो रिवीजन शीट है सर।
पेपर देखना, फिर से रिवीजन शीट है, फाइल्स में जाता हूँ। आपने डाला पेपर? डाला होगा मैंने, अलग अलग नहीं दिए थे मैंने, दिए थे अलग सॉल्यूशन के साथ दिए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों एक साथ डाले थे उसमें। हाँ तीनों डाले थे ना मैंने। वही पेपर है ना रेजोनेंस का ताड़ा था जो। हाँ ये मिल गया। कौन सा? इंटीजर का फर्स्ट था शायद, इंटीजर का फर्स्ट। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं। इंटीजर 20-21। car is initially at rest 330 meter away from station. It begins to move towards the observer. Acceleration sounding. 20 seconds later the driver stops the car. तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। परसिस्ट करता है वो 0.1 सेकंड के लिए बस ये। ठीक है, हाँ ये कार है, इसने हॉर्न बजाया। Away from it begins to move towards the observer with acceleration 1.1. रेस्ट से चालू कर रहे हैं, ओके। Sending the horn 20 seconds later stops. ये 20 सेकंड में ये रुक गया। ठीक है। Observer will hear the sound of the horn for the duration. ठीक है, तो ये देखो जो t = 0 पे सिग्नल आया वो कब पहुंचेगा? तो 330 की स्पीड से 1 सेकंड में। और जो स्टॉप का सिग्नल कब पहुंचेगा ये देख लो। तो ये लेंथ कवर अप करनी पड़ेगी। तो ये जो 20 सेकंड लगा वो t = 20 प्लस ये लेंथ जो बचेगी L/330। तो डेल्टा t = क्या 20 प्लस वाले क्या कौन से हुआ? t = 20 पे ये स्टॉप किया ना इसने। हाँ तो 20 सेकंड तो ये इसी को लग गया ना। हाँ ठीक है। तो कोऑर्डिनेट टाइम का कोऑर्डिनेट निकालना है कि t = 0 टाइम कोऑर्डिनेट पे जो भेजा वो t = 1 पे मिला। L बचेगा, L की वैल्यू 110 है। L की वैल्यू कितनी है? 110। यस सर। तो ये 1/3 सेकंड लगेगा। हाँ तो 20 + 1/3 हुआ -1। बस इसका आंसर 19 + 1 सो -1 क्यों? अरे यार वही नहीं है, t = 1 पे सुनना चालू किया था ना उसने। अच्छा t = 0 पे थोड़ी ना सुनना चालू किया था। ये 1 सेकंड नहीं हटाओगे। ओके सर। इसीलिए तो मैं टाइम कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था। ठीक है सर, इसका 19.33 गलत कर दिया था। नहीं सही होगा, क्यों गलत कर दिया था? एक्स्ट्रा कर दिया 12 वाला। क्या इंस्ट्रक्शन का कोई मतलब ही नहीं है इंस्ट्रक्शन का। तो वो तो यहाँ तक एक्यूरेसी चाहिए, जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करने पे ये मैच करना चाहिए। ओके समझ गया, वो सॉफ्टवेयर यार अपना गधा है। उनसे बोला था वो इतना नहीं है इसमें यूज कर पा रहे हैं कि जो आंसर है उसको math.round कर दें और कंपेयर कर लें। वो क्या करते हैं, आंसर गिवन = आंसर आस्क्ड, ये करते हैं। जबकि क्या करना था, math.round मतलब राउंड कर दो, आंसर गिवन सिर्फ ये स्टेटमेंट करना है, आंसर आस्क्ड। और राउंड क्या है, देने को बोल देते थे। हाँ आप रेंज देने को बोल देते। अरे वो रेंज इसमें अपने आप आ जाएगी ना, वही राउंड में तो आई जाएगी। लेकिन जब वो ये नहीं करता, मुझे नहीं लगता रेंज में चेक करते होंगे। रेंज में करते हैं सर, रेंज तो कर देते हैं, रेंज तो कर देते हैं वो संदीप भैया, रेंज कर देते हैं सर। 12 वाला एक बार बता दो। तो ये तो पिछला है, तुम इस टेस्ट की बताओ। वो तो पिछला एक से सही 22 वाले, मतलब 1 से 22 वाले को खोलेंगे। मेरे को बस ये फॉर्मेट में पूछना है, इतना प्यारा 4 आंसर आया तो इतने इतने गंदे तरीके से जबरदस्ती गंदा कर दिया उसको, इसलिए लगा के नहीं आया ये 22 वाले क्वेश्चन। हां ऐसे दे दी। हां ये बहुत गुस्सा आया। और ये 77 लिख के छोड़ दिया था। 2 क्वेश्चन में ऐसा किया था। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई थी। गलत क्यों हो रहा है? ओके जबरदस्ती ये 77 जबरदस्ती गंदा कर दिया। तो फिर सोचा कुछ आ रहा होगा ऐसे, इसलिए गलत किया। हां तो नहीं है। हां ये तो जबरदस्ती टाइम और वेस्ट हुआ फालतू का। परेशान समझ गया, इनको डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए ही थे तो ने ऐसे कर दिया। अब 4.0 भी तो आंसर हो सकता था।
अब 77 क्यों लगा, कोई अच्छा से लगा देते हैं तो। ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, सही सर मैंने इसमें 61.66 लगाया, वो भी गलत कर दिया। वो तो 61.7 बनेगा, तुम्हारा तो गलत होना ही था। 61.66 राउंड ऑफ करो। दो इंटीजर प्लेसेस तक इसमें बोलते हैं आंसर देने। ऐसा है क्या? दो इंटीजर हाँ, दो तक होता है सर। खुद ही अब मैं सुनो आंसर में जो अगला है अगले के, ये तो चलो हो गया पेपर में, अगला का आंसर डिसाइड कर लेते हैं। यही है ना सर? उदम नहीं, रुक जाओ। तो जो आंसर दे रहा है ना, मैं उसमें अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा कहीं, तो वैसे इसके एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। इसका तो है ना। चलो इसका भी एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट था। इसका 0.75 एग्जैक्ट ही है ना। एग्जैक्ट है। हाँ एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट में तो कुछ चेंज नहीं करने वाला है। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें तो सब अच्छे थे। ये तो नहीं था। हाँ ये आपका था ना। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने चेक तो किए थे कि कुछ हाँ डिग्री भी कर दिया था। सब सही है, ये सब सही है। 48 ये प्लस माइनस की एरर तो मानी जाएगी ना। ये तो देखा ही नहीं था, आपने भी डिग्री लिखी खुद ही ना। हाँ हाँ, सर उसको अगर डिग्री नहीं लिखा तो आंसर डिग्री में नहीं कर देगा। नहीं वो डिग्री में करते हैं। सर तुम चैटते बस, और कुछ हमें मुझे दिक्कत नहीं थी। तुम चैटो ना, इसलिए मैंने वो डिग्री लिख दिया था। ठीक है। वो क्वेश्चन में सारे डिग्री में दिए थे तो सर उसमें क्या करते। चलो तो सुनो, अब कल 12 बजे डाउट जो पूछना है, कल पेपर है ना। हाँ डाउट पूछ सकते हो। और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, कौन सा बनाने वाला है वो जो भी बचा है, छोड़ 1 घंटे का। इलास्टिसिटी फॉर्मूले बता दूंगा मैं अभी, जिससे तुम्हारा मेंस का काम पूरा चल जाएगा। इलास्टिसिटी हो चुका है, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन है ना। कल वीडियो रिकॉर्ड करके सर आप। हाँ कल बच्चे आएंगे। हाँ तो जिसको आना है आ जाना, क्या कौन कितने बजे के आसपास से? देखो 12 मतलब 12:30, वो बच्चे डाउट तो पूछते नहीं है। तो 12 बजे ही मान लो, जिसको पूछना है पूछ लेना, बैठना हो बैठ जाना। सर ये एक पेपर में पिछले वाले में एक चीज पूछनी है, 12th वाला बता दो। अरे YouTube पे लाइव कर सकता हूँ मैं, YouTube पे लाइव कर सकता हूँ। हम लोग भी आ जाएंगे। YouTube पे लाइव कर सकता हूँ वैसे। हाँ सर कर दो। मैं देख लूंगा फिजिबिलिटी क्या है। उसमें क्वालिटी की दिक्कत आती है। अरे वो कहीं बीच में ब्लर सा हो गया था। हाँ सर तो सुनना ही तो है सर, इसमें बोलने की दिक्कत डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ चलो देखते हैं, मैं देखूंगा, अगर हो पाया तो कर दूंगा, नहीं होगा तो सर बता देगा। पेपर सुबह दे देंगे। सुबह ही देंगे पेपर तो। आप तो अलाउड कर दो, गूगल कैमरा खोल के पेपर तो वैसे ही सुबह ही दे दो 9 से 12। क्या वो सर ओके, वो टाइमिंग अलग अलग है क्या? हाँ अरे वो तो कम ही बच्चे आते हैं, शिफ्ट के हिसाब से दे रहे थे सर। मुझे एक चीज में डाउट था कि जो हम YDSC में एक स्लिट लगाते हैं ना, तो उसमें मुझे डायरेक्शन में दिक्कत आती है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। वो रिवीजन में भी दिक्कत आई तो बता दें। गजनी नहीं, थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। फिर भी गजनी ये ऐसा था, देखो यहाँ पाथ 0 है। अगर तुमने स्लिट यहाँ लगा दी तो तुम ऐसे समझा कि टाइम बराबर लगना चाहिए। देखो डेल्टा फेज 0 करना या डेल्टा टाइम 0 करना एक ही चीज है। डेल्टा टाइम 0 करना, डेल्टा टाइम 0 करने से मतलब? अरे यार डेल्टा फेज डेल्टा t इंटू टी 2 पाई, ये नहीं होता टाइम लैग। हाँ सही। अगर एक साथ पहुंचे तो फेज नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो अब ये बताओ, पहले तो एक साथ पहुंच रहे थे, अब इनमें से स्लो कौन हो गया? ऊपर वाली वेव स्लो है या नीचे वाली? ऊपर वाली स्लो हो गई। तो भेदभाव कहाँ खत्म होगा, मौका कहाँ मिलेगा? ऊपर वाले को कम डिस्टेंस करवानी चाहिए हमें। बस काम खत्म हो गया। अच्छा सही है सर। ये जो आने वाली वेव्स है स्लिट से पहले और जो जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, अगर इन दोनों जगह ही सेम मीडियम डाल देते तो कुछ फर्क पड़ता? कहाँ? मतलब जो ये वेव्स जहाँ से आ रही है, अगर यहाँ पूरे में सेम मीडियम अगर तुमने पटक दिया और पीछे भी सेम, उससे पीछे मीडियम क्या है फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फेज में है ऑलरेडी। हाँ तो यहाँ तो यूज ही नहीं होगा ना। उसमें लैम्डा एयर का दिया था, उसमें लैम्डा वाटर का भी डिवाइड बाय म्यू होगा। तो लैम्डा एयर, जब हम ऑप्टिकल पाथ लेते हैं तो लैम्डा एयर लेते हैं। तो ये t इंटू म्यू -1 ये सब जुगाड़ ऑप्टिकल पाथ वाली तो जुगाड़ है। तो ऑप्टिकल पाथ लेना मतलब लैम्डा एयर लेना। नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ से आ रही है उसका भी सेम है और जहाँ जा रही है वो भी सेम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं यार क्यों, लैम्डा की वैल्यू तो बदल जाएगी। हाँ वो लैम्डा म्यू लेंगे उसको एक और। लैम्डा बाय म्यू से लो। और वो नहीं, वो एक बार डीसीटी में क्वेश्चन आ गया तो उसने लैम्डा म्यू की वैल्यू दी थी, तो उससे आंसर अलग आ गए थे। उसमें वैल्यू कुछ और दी थी। हाँ एनीवे समझ गए। ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, जहां पे
पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब एक साथ वेव पहुंच गई। एक स्लो हो गई थी तो उसको हमने कम डिस्टेंस दिया, इसको ज्यादा दिया। ठीक यही एक मिनट जरा यही देखना, यही तो जुगाड़ है लेंस की। यहां से रेज जा रही है, बताओ इनमें से ये अगर इमेज बनी तो किसको ज्यादा सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ज्यादा कवर अप किसने किया? 1 2 3 में, 1 2 में, 1 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर अप किया। लेकिन ये पहुंची एक साथ है, क्योंकि इसने कम किया लेकिन ये गंदी जगह गया है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ ये ना के बराबर टाइम के लिए स्लो हुआ। तो इवन मैं तीसरी वेव भी बनाऊं तो मैं ये कहने वाला हूं कि इसको टाइम T1, इसको टाइम T2, इसको टाइम T3 लगा यहाँ पहुंचने में, तो T1 T2 T3 आपस में बराबर है जी, आपस में दोनों फैक्टर कंपनसेट हो, समझ गए? हाँ। इसीलिए इनमें जो फेज का चेंज आया वो भी बराबर है। इसीलिए ये अगर आपस में फेज में थे तो फिर से आपस में फेज में ही आएंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया। यही इमेज फॉर्मेशन है। हाँ। इमेज एक यूनिक पॉइंट पे फॉर्म होना या सभी को फेज में रहना एक ही चीज है। जी सर। ठीक है। हाँ। सर 1 सेकंड पिछला वाला पेपर खोल लें। बड़ा परेशान कर रहे हो, कौन सा? एक लास्ट 12th वाला, वही तो खुला है, क्वेश्चन नंबर 12 है नहीं इसमें तो। ये अब बोलो, ये कोएर्सिविटी वाला, ये केस का एक फॉर्मूला होता है, वही मैं पूछ रहा था अभी। कोएर्सिविटी, अरे मैं कोएर्सिविटी मतलब कितना चाहिए, ये फॉर्मूला था, कितना चाहिए हाँ। उसके रेजिडुअल को खत्म करने के लिए। हाँ। तो ये b/μ0 है, h की वैल्यू यहाँ। हाँ। तो b कितना है? μ0 ni बाय μ0 इज इक्वल टू ये टर्म। अच्छा, ये करना था, ये था बस। ये वाले रिटेंटिविटी ये है, कोएर्सिविटी ये है। रिटेंटिविटी तो गजनी हो गया। अभी मैंने बोला था कि रिटेंटिविटी क्या है कि h खत्म कर दिया फिर भी एक i बच गया इसके अंदर, वो रिटेंटिविटी। और कोएर्सिविटी क्या है कि जो बच गया था उसको खत्म करने के लिए हमें कितना h उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ा। लेकिन हम h तो डायरेक्ट लगाते नहीं, हम तो b लगाते हैं। तो h की वैल्यू ये आएगी, और यही हमारी कोएर्सिविटी है। अच्छा। ये दे रखा था b/μ0, μ0 ni कट गया। ठीक है, आगे समझ में आया? अब आ गया आगे सर। सर प्योर रोलिंग का जब केस होता है, जब इंक्लाइन प्लेन पर, तुम कौन हो? तुम ही पूछ रहे थे ना ये क्या कि 3 वो कौन पूछ रहा था यार, बहुत परेशान किया उस बच्चे ने। नहीं ये नहीं पूछा मैंने, नहीं मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं था उदय थे। क्या पूछ रहा था रे? अरे सर मैं ये पूछ रहा था, इसमें रोलिंग में लगता तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये बताओ जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो v और ओमेगा दोनों एक साथ 0 होंगे ना? नहीं वही तो नहीं समझ में आ रहा कि टॉर्क कौन दे रहा है अगर ओमेगा 0 हो गया। फ्रिक्शन। लेकिन वो तो स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, लेकिन वो कोई वर्क नहीं करता। नहीं तो वर्क नहीं करता तो वो ट्रांसलेशन को रोकता है, रोटेशन को सपोर्ट या ऐसे करेगा, तो ये फ्रिक्शन ऐसे आएगा। हाँ फिर वही है ना कि टॉडी थीटा और एफएस बैलेंस होगा। नहीं उल्टा आएगा, ऊपर आएगा फ्रिक्शन। हाँ। तो ट्रांसलेशन की मदद करेगा, रोटेशन को रोकेगा। हाँ mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन से नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन सर ये ओमेगा को कैसे कम कर रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। यार ओमेगा ऐसे है, फ्रिक्शन का टॉर्क ऊपर है, कम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो कोई वर्क करता ही नहीं है ना। अच्छा ये बताओ प्रैक्टिकली तुम्हें क्या लगता है, तुम इस बॉल को रोल करके अगर छोड़ दोगे तो टॉप पे नहीं, तुम तो ये बताओ टॉप पे ये दोनों खत्म होंगे कि नहीं? हाँ वो तो लग रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन तो वर्क कर नहीं रहा है, तो ये एनर्जी दोनों वाली एनर्जी कहाँ गई? पोटेंशियल में। तो mgh में दोनों चीजें जुड़ेंगी ना। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, ये फोर्स टॉर्क तो प्रोवाइड करता नहीं है, तो ये ओमेगा कौन किसने कहा टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता? ये किसने कह दिया? फ्रिक्शन सेंटर से बात हो रहा है। लेकिन सर ये वर्क नहीं करता ना। अरे यार तो वर्क इसमें रोटेट में नेगेटिव वर्क करेगा, ट्रांसलेशन में पॉजिटिव वर्क करेगा। रोलिंग में यही तो होता है, आधे में मदद करता है, आधे में
मतलब एक को रोकता है, एक को सपोर्ट करता है। अदरवाइज ये जो हम घुमा के छोड़ते हैं इसके पास v और v/r दोनों आ जाते हैं कुछ देर बाद। यस सर, आगे तो आगे तो है, फ्रिक्शन कभी मदद करेगा, किसी को नहीं करेगा। ओके सर, वो दोनों में करता है इसलिए। अच्छा, और ऐसे होता तो जो हमने यहाँ से गिराया था ये घूमने क्यों लग गया? इसको कौन घुमा रहा है? इसको कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन का टॉर्क। mg तो सेंटर से वो कुछ नहीं कर सकता, समझ गया ना? तो ये घुमाने में मदद कर रहा है तो ट्रांसलेशन में रोक रहा है। ठीक, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गया हमेशा, चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर ही होता है। ऊपर ही आता है। हाँ, प्योर रोलिंग के केस में होगा ना? ऑब्वियसली प्योर रोलिंग लिखा हुआ था क्वेश्चन में। हाँ समझ गया ना? हाँ। और कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा है? नहीं सर, आप वो तिवारी सर से पूछ के बता दें उनकी क्लास है कि नहीं। तिवारी सर की अभी क्लास चल रही है? वो सर वो डाउट नहीं बता रहे। हाँ, कल एक्चुअली क्या हुआ, कल शाम को पूछा था बच्चों से टेस्ट कैसा हुआ, तो हाँ। शाम को बच्चा उसी ने जवाब दिया ऑनलाइन थे उन्होंने। हाँ, तो फिर सर गुस्सा हो गया कि इतने सारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं तो भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो सर उसमें टेलीग्राम में बाकी इतने सारे दिखाता है, बस है नहीं सर, वो नेट से देखते रहते हैं सर। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप टेलीग्राम खोल के बैठ जाओ और कुछ और चला रहे हो, जैसे कोई पीडीएफ वगैरह शीट वीट चला रहे हैं। ओके, तो ऑनलाइन दिखाता रहता है। जब शीट लगाते रहते तो ऑनलाइन दिखता ही है। मैंने तो पहले बता दिया था, मुझे भी नहीं बता रहे। मैंने भी बता दिया था पहले। मैंने तो मेरे से तो पहले ही पूछ लिया था सर, नहीं कैसा गया, मैंने बता भी दिया, मुझे भी नहीं बता रहे डाउट पर। मुझसे मैंने पर्सनल पे बता दिया सर, बता दिया तो मुझे करना करो। थोड़ी रखेंगे पेपर, मैं तो पेपर दे के जस्ट उठा था, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। वही शाम का क्या है टेस्ट क्रिकेट बोर्ड। अच्छा एक मिनट, ये दिख रहा है ना? हाँ, बस वो तो मैं ये दिखा रहा था कि चला साइज से फर्क नहीं पड़ता, मूवमेंट ऑफ नेचर से फर्क। हाँ वो तो, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना, नीचे जा रहा है तो अभी सही जगह आ जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे। अब मैं इसको पकड़ लूं रिंग को अलग से, ये बीच वाली रिंग थी, नहीं गलत पकड़ ली मैंने। अब देखो, अब अगर मैं इसको ऊपर भी भेज दूं तो भी देखो फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर। और कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड देखो 3.01 है। म्यू mg cos थीटा काइनेटिक लग रहा है। हाँ, लेकिन इसी में अगर मैं यहीं फ्रिक्शन खत्म कर दूं, यहीं अगर फ्रिक्शन खत्म कर दूं, सीधा चला जाएगा तो घिसता हुआ जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, तो ब्लॉक ही हो गया। देखो ये, देखो उल्टी तरफ रोल करते हुए ओमेगा पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ब्लॉक की तरह हो गया। चलो तो ध्यान रखना। सुदर्शन चले गए। चलो तो हो गया सब? जी सर। तो कल मिलते हैं अपन 12 बजे। जी सर, बाय। जिसको कोई डाउट पूछना है पूछ लेना। परसों पेपर है ना तुम्हारा? नहीं कल ही पेपर। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय। पूछ रहे हैं सर, मैं पूछता हूँ क्या है।